So hi everyone, I welcome you all to PW's channel of IIT JEM and CSI Unit. My name is मेघा अग्रवाल और मैंने आप लोगों से बात की थी लेक्चर नंबर सेकंड में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की, राइट। अब इस केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाते हुए इन दिस सीक्वेंस ऑफ उद्गम सीरीज ऑफ द लेक्चर नंबर थर्ड हम बात करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो इस चैप्टर से मोस्टली पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस, राइट। तो अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात करी थी डिफरेंट प्रोसेस की कि क्या क्या डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं आपके केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं, राइट। उसमें हमने देखा था आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एज वेल एज आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में, और जाना था वहाँ पे कि वर्क डन, हीट एंड एज वेल एज अदर जो बहुत सारी चीज़ें थी कि लाइक उनके फॉर्मूले थे, राइट। उनमें जो यूज़ होती हैं चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ एक रीकैप लेके, तो मैं आपसे बात करूँगी एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको 3 फॉर्मूले सिखाए थे कि ये फॉर्मूले सिर्फ आपके रिवर्सिबल, एडियाबैटिक एज वेल एज आइडियल गैस कंडीशन दी हो तभी लगाते हैं, राइट। तो पॉइजन इक्वेशन एक तरीके से हम उन्हें बोल सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया था और उस पर बेस्ड आपके प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे, राइट। आज इस सीक्वेंस में आज इस उद्गम सीरीज के इस सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर थर्ड में। और देखो लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आगे बढ़ाते हुए इसको, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट मीन्स जूल थॉम्सन कोफिशिएंट एंड कार्नोट साइकिल, जो आपका टच करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का रिकैप ले लेते हैं, इसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखना, लास्ट लेक्चर की अगर बात करती हूँ तो जैसे मैंने अभी बोला डिफरेंट प्रोसेस इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपसे बात की थी, जहाँ एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करी थी, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैंने कराए थे, राइट। अब देखना इसी सीक्वेंस में अगर मैं इसे आगे बढ़ाती हूँ तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम अपने लेक्चर नंबर थर्ड को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, कार्नोट साइकिल, और जो आपका रिलेट करेगा दैट मीन्स जहाँ से ये चीज़ें इनिशिएट हो रही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसे भी हम डील करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कि यहाँ से आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं या कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए जी, तो इसी सीक्वेंस में स्टार्ट करती हूँ इसे फ्रॉम वेरी फर्स्ट टॉपिक विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम। हमें स्टार्ट करना चाहिए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट को, ठीक है। इसे आगे बढ़ाते हैं, देखो समझना इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे स्टार्ट करती हूँ। तो देखो समझना यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले सारा आपके लिए थ्योरी पार्ट लिख लिया, उसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सुनना, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर थ्रू द पोरस प्लग द गैस बिकम कूलर, दिस इफेक्ट इज नोन एज जूल थॉम्सन इफेक्ट। पहले तो हमने चीज लिख ली, अब सुनना देखो क्या है। यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवा रहे हैं हम फ्रॉम कंपार्टमेंट फर्स्ट दिस टू कंपार्टमेंट बी, मतलब ए कंपार्टमेंट से बी कंपार्टमेंट की ओर हम क्या कर रहे हैं, पोरस प्लग से अलाउ कर रहे हैं अपनी गैस को टू गेट एक्सपेंड, ठीक है। एंड वाइल दिस एक्सपेंशन, मैंने बोला मेरी वॉल्स कैसी रहेंगी भाई, एडियाबैटिक रहेंगी। तो देखो इसके बाद में समझना, यहाँ पे मैंने बोला वर्क डन बाय पिस्टन ए, जो पिस्टन ए है अपने सिस्टम पे, हमारे लिए सिस्टम कौन है, गैस है ना। तो मैंने बोला अपना जो पिस्टन ए है वो गैस पे वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस। और जब जब अपने सिस्टम पे वर्क होता है तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं। दो चीजें होती हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है या वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो मैंने बोला जब सिस्टम पे काम हो रहा हो आप उसे पॉजिटिव लेते हैं, और जब सिस्टम काम कर रहा है तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं, राइट। तो मैंने बोला जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा दैट मीन्स ये वाली सिचुएशन होगी, तो उस कंडीशन में मुझे ये वर्क डन कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क डन लेना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम दैट मीन्स गैस उस पे काम हो रहा है, राइट। दूसरी बात समझना, जब हम यहाँ पे आएंगे तो आपकी सिस्टम दैट मीन्स गैस वर्क कर रही है आपके पिस्टन पे, इट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम है। जब यहाँ पे लिख रही हूँ कि वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन बी, तो उसको नेगेटिव लिखूंगी, क्यों, क्योंकि सिस्टम दैट मीन्स गैस काम कर रही है, तो मैं उसे नेगेटिव लूंगी। इतना साइन कन्वेंशन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन बहुत बेसिक है, जो आपको वर्क डन या आपकी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाई जाती है। बिल्कुल बेसिक बातें बताते हैं कि वर्क डन जब भी गैस कर रही होगी मतलब सिस्टम करता है तो हम उसे नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों चीजें डिफाइन करी, और इसको बोल देती हूँ लेट सपोज इसको फर्स्ट, और लेट सपोज इसको बोल देती हूँ सेकेंड, राइट। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है दैट मीन्स मुझे टोटल डब्ल्यू बताना है, तो क्या बताऊंगी, इन दोनों को ऐड करके, बिल्कुल ठीक है। देखना नेक्स्ट में समझना है। इसके बाद मैं बोलूंगी यहाँ से टोटल वर्क डन, अगर मुझे लिखना है बोलूंगी टोटल वर्क डन
को कैसे लिख सकती हूँ, तो मैं बोलूंगी प्लस ऑफ P1V1 जो पीछे लिखा था और माइनस ऑफ P2V2 जो अभी लिखा था। ऐसे करके मैंने ये टोटल वर्क डन बता दिया। इतनी बात भी सही है ना। अब देखो इसके बाद में एक बात समझना, यहां से एक बात बताओ, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या समझते हैं, तो हमको एक बात पता होती है कि मैम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही चीज होती है, इसी तरीके से लिखते हैं। अब सुनना देखो, इसके बाद में मैम एक बात ये चल रही है कि अगर आपका प्रोसेस एडियाबेटिक है, कैसा है, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि अभी अभी मैम आपने पीछे लिखा है कि वॉल्स आपकी एडियाबेटिक हैं, इट मीन्स इस पूरे प्रोसेस को मैं कैसा मान सकती हूँ, एडियाबेटिक प्रोसेस मान सकती हूँ। अगर मैम ऐसा होगा तो आप इस क्यू को यहाँ से जीरो बोल देंगे। बिल्कुल ठीक बात है कि इट मीन्स मैम ये क्यू तो कैसा हो जाएगा, जीरो। इट मीन्स जो भी काम हो रहा है ना मैम, वो एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा। ये चीजें शायद मैंने आपको पहले भी कराई थी, जब मैंने आपको एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ाया था तभी भी ये चीजें बताई थी कि जब आप बात करते हो एडियाबेटिक प्रोसेस की तो बोलते हो जो भी कुछ वर्क डन हो रहा है ना, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो चीज कि जो भी कुछ मैम वर्क डन होगा ना वो एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा। इट मीन्स मैम जब भी आपको W को डिफाइन करना हो तो डेल्टा U के टर्म्स में डिफाइन करोगे और बोलोगे ये इक्वल है NCV/dt के। बताइए जी, ऐसे लिख सकते हो इसे मैं आराम से। तो ये मैंने डिफाइन किया मेरा W की NCV/dt इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है चीज। अब देखो इसके बाद समझना, यहां से ये एडिशनल एक बात हमें समझ में आती है कि भाई जो भी काम होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा इन दिस एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये जूल थॉमसन जो इफेक्ट चल रहा है ये भी तो एडियाबेटिक ही चल रहा है। इट मींस जो डिफाइंड W है मेरा, उसको मैं किसके इक्वल रख दूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, राइट। तो यहां से एक बात बोल सकती हूं, देखना यहां से एक बात लिख सकती हूं कि द वर्क या ऐसे लिखती हूं द टोटल work is done at the cost of internal energy, कि जो कुछ भी काम होगा वो किसकी कॉस्ट पे होगा, इंटरनल एनर्जी के। इट मीन्स मैम ये जो वर्क डन आप लिख के आए हो ना, तो इसको लिखो P1V1 माइनस ऑफ P2V2 जो आप करके आए हो, ये U2 माइनस U1 के बराबर आएगा। दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आएगा मैम ये W। ये कहाँ से लिखा, ये यहाँ से लिख पा रही हूँ, एकदम क्लियर है। अब सुनना, अगर यहाँ से एक बात बोलूँ कि ये जो आपकी 2 वाली टर्म्स हैं और जो 1 वाली टर्म्स है, एटलीस्ट ये टर्म्स एक साथ में होनी चाहिए। तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि P1V1 को मैं प्लस कर दूं U1 के साथ में और यहाँ से U2 के साथ में मैं प्लस कर दूं P2V2 को। तो देखना क्या निकल के आएगा इसके बाद में। सुनना देखो, एक मस्त सी एक जबरदस्ती बात यहाँ से निकल के आती है, वो सुनना देखो। यहाँ से इसके बाद में देखो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये वाला पार्ट तो हो गया H1, ये वाला पार्ट हो गया H2। ये कैसे बोला, हमको पता है बेसिक थर्मो में हम लोग चीज़ें, कुछ चीज़ें ना, अब सारी चीज़ें इस सीरीज़ में जो हम करा रहे हैं ये वो वाले पॉइंट्स हम उठा रहे हैं जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूरी की पूरी थर्मो मतलब एक एक पॉइंट तो यहाँ पे नहीं बताया जा सकता, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें कंक्लूड मान के चलनी पड़ती हैं कि आपको आती होंगी, राइट। उन्हीं चीज़ों से मैं यहाँ पे कंक्लूजन ले सकती हूँ कि इतनी छोटी बात ये आपको पता होगी कि मैं U प्लस PV को यहाँ पे H लिख सकती हूँ, एंथैल्पी लिख सकती हूँ। बताइए भाई, लिख सकती हूँ ना। तो मैंने यहाँ से U प्लस PV दैट मीन्स 1 वाली टर्म थी तो H1 लिख दिया, जो 2 वाली टर्म थी तो मैंने 2 लिख दिया। अब मैंने बोला H1 इज इक्वल्स टू H2, दैट मीन्स मैम जब आप डेल्टा H लिखोगे फिर वो तो जीरो आएगा। कैसा आएगा, जीरो आएगा। इट मीन्स एंथैल्पी चेंज कैसा है, जीरो है। इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस है, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है। तो मैं इस प्रोसेस के बारे में, इस इफेक्ट के बारे में, जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में एक बात और बोल सकती हूँ कि जब भी मेरी ये गैस एक्सपेंड कर रही है फ्रॉम कंपार्टमेंट A टू कंपार्टमेंट B अंडर द एडियाबेटिक कंडीशंस की वॉल भी मेरी एडियाबेटिक है, तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ना मैम ये फिर आइसो एंथैल्पिक है। क्या बोल सकती हूँ, ये प्रोसेस कैसा है, यहां से लिख सकती हूँ ये प्रोसेस मेरा आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके CSIR नेट में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सो यू शुड नो इट मस्टली कि भाई ये पॉइंट्स आपको अबाउट दिस इफेक्ट आना ही चाहिए। अब आती हूँ एक बार मैं इसके डिफाइन पे और एक बार वापस से इस चीज को समझाती हूँ। यहाँ पे लिखा है द एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर। तो एक बात और
हमको समझ में आती है कि मैम देखो यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है और बोला गया है फ्रॉम हाई प्रेशर कंडीशन टू लो प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि जो P1 होगा ना, P1 वो ज्यादा है आपके P2 से, कि इनिशियल जो प्रेशर आप लेके चल रहे हो वो हाई है, जहां आप जा रहे हैं वो प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर कंडीशन है। तो हमने बोला ये जो एक्सपेंशन है ये आपका हाई प्रेशर से कहां को जा रहा है भाई, लो प्रेशर, थ्रू दिस पोरस प्लग द गैस बिकम्स कूलर। अब कूल होगी कि हीट होगी, जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी जो गैस एक्सपेंड होके जाएगी ये कूल ही होगी। अभी आपको समझ में आएगा ये पॉइंट, आगे मैं हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट पे आऊंगी जब आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रही होगी कि जरूरी नहीं है ये जब गैस एक्सपेंड होगी हमेशा कूल ही होगी, ये हीट भी कर सकती है। एंड व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दैट हीटिंग इफेक्ट, हम उस पर भी आएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से अभी पर्टिकुलर एक बार हमने कॉमनली लिखा कि गैस हमारी कूल हो जाती है और इस इफेक्ट को आप जूल थॉमसन इफेक्ट बोला करते हैं, ठीक है। अब ये जूल थॉमसन इफेक्ट तो मैम ठीक है कि एक्सपेंशन पे बात हो रही है कि आपकी गैस एक्सपेंड होगी, कंडीशंस भी मैम ठीक है कि पहले बोल दिया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है, एडियाबैटिक कंडीशन है, और तीसरा बोल दिया आइसो एंथैलेपिक है। अब बात आती है कि क्या इसके लिए कोई कोफिशिएंट डिफाइन है। जैसे मैम अगर बात करते हैं पहले जो हम पढ़ के आए थे ना, तो इंटरनल प्रेशर बोलते थे, तो उसके लिए कुछ डिफाइन भी होता था कि इंटरनल प्रेशर को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली, राइट। अब क्या ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं क्या इसके लिए भी कुछ डिफाइन है, तो मैंने बोला बिल्कुल, यहां से एक बात निकलती है जूल थॉमसन कोफिशिएंट की, जो इसी के लिए डिफाइन होता है, इस इफेक्ट के लिए ही डिफाइन होता है, राइट। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और इसको उस तरफ लेके जाती हूँ जहां से आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं कि भाई कोफिशिएंट अगर पूछते हैं तो कोफिशिएंट कैसे डिफाइन होता है और उसको कैसे आगे यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल भी आएगा तो किस तरीके से आएगा, जरा उस पर चलते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो सुनना देखो, इसके बाद में यहां से मैं इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकती हूं। पहली चीज तो मैं यहां से लेके जा सकती हूं कि एंथैल्पी से, कहां से, एंथैल्पी से मैं इसको बोल सकती हूं कि एज दिस जूल थॉमसन इफेक्ट इज आइसो एंथैलेपिक, जैसे कि कैसा है, आइसो एंथैलेपिक है, एंथैल्पी पे डिपेंड कर रहा है, तो एंथैल्पी को क्यों ना उठाऊं और आगे चीजें बढ़ाऊं, ठीक है। सुनना देखो, मैंने बोला एंथैल्पी H जो है वो फंक्शन होता है आपके किसका, प्रेशर का और टेम्परेचर का। यहाँ से लोगों को बहुत डाउट होते हैं, जो पढ़ाते वक्त अक्सर लोग ऐसे पूछते हैं, मतलब स्टूडेंट्स ऐसे पूछते हैं कि मैम ये जो एंथैल्पी है ये आपने बोला प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो क्या ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का नहीं हो सकता। सिमिलरली जो इंटरनल एनर्जी है वो आप बोलते हो वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है, तो क्या वो प्रेशर और टेम्परेचर का नहीं हो सकता। तो आई विल से ये फंक्शन और का भी हो सकता है, मतलब इफ आई टॉक अबाउट इंटरनल एनर्जी यू, तो वो फंक्शन अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का आ रहा है तो वो प्रेशर टेम्परेचर का भी आ सकता है। आप इसको जैसे सुनना देखो, जैसे आप कंप्लीट डेरिवेटिव इसका लिखते हो तो कैसे लिखते हो, आप लिखते हो dH इज इक्वल्स टू डेल एच बाई डेल पी, ठीक है। फिर लिखते हो dP प्लस में डेल एच बाई डेल वी एट सॉरी डेल टी, डेल एच बाई डेल टी, ठीक है, ऐसे लिखा, और ये dt, राइट। मैंने इस तरीके से लिख दिया। इसका कंप्लीट डेरिवेटिव इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स की टर्म्स में आप शो करते हो ना, बिल्कुल इस तरीके से कर देते हो। तो जब आप इसे बोलोगे कि एंथैल्पी फंक्शन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो डिफाइन इस तरीके से कर सकते हो, बट हमारी कन्वीनियंस देखते हुए हम इसको प्रेशर और टेम्परेचर में ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि आगे जाके जब इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की जगह कुछ लिखना पड़ता है ना, तो जैसे यहाँ पे अगर मुझे डेल एच बाई इसको लिखना है, डेल एच बाई डेल टी को, तो मैं इसको सीपी डी टी या कुछ भी बोल दूंगी, राइट, सीपी लिख दूंगी। तो ये जो मैं बोल पाई ना, ये आगे कुछ और ले लिया तो फिर मैं डिफाइन नहीं कर सकती। कुछ ये भी रीजंस रहते हैं, बुक्स में भी आप देखोगे तो वहां पे एक लाइन लिखी रहती है कि हमने अपनी कन्वीनियंस देखते हुए कि विद रिस्पेक्ट टू आर कन्वीनियंस हम ये चीज बोलते हैं कि इसको हम फंक्शन मानते हैं ओनली प्रेशर और टेम्परेचर का, मतलब इसको डिफाइन इनमें करते हैं, ऑल्दो ये फंक्शन औरों का भी हो सकता है। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं, सुनना देखो। तो जब ऐसे लिखते हैं तो कांस्टेंट यहाँ पे टेम्परेचर लिया, कांस्टेंट यहाँ पे प्रेशर लिया, लिख सकती हूँ मैं इस तरीके से, थॉमसन कोफिशिएंट, इसे ही लिख रही हूँ। यही चीज क्या है, यहाँ लिख रही हूँ, यही चीज है आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट, राइट। यही चीज होती है आपकी जूल थॉमसन कोफिशिएंट। इसको नेक्स्ट में लेती हूँ, देखना एक बार। यहाँ से आई कैन डिफाइन इट लाइक, जो आपका म्यू जेटी है, म्यू जेटी वो क्या निकल के आया, माइनस का 1/CP डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। बताइए भाई, ये चीज निकल के आई, राइट। अब सुना देखो, इसके बाद में ये जो डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसे हम क्या बोलते हैं, फाई जेटी,
तो यहाँ से मैं इसे आगे देखना कैसे लिख सकती हूँ कि म्यू जे टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/cp, और इसे बोल सकती हूँ फाई जे टी। क्या लिख सकती हूँ भाई? फाई जे टी। इस तरीके से मैं इसे डिफाइन कर सकती हूँ। दैट मीन्स जो आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट है वो इस तरीके से डिफाइन होता है कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू जे टी इज इक्वल्स टू माइनस 1/cp फाई जे टी। फाई जे टी कहाँ से आया? तो अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी तो आपको आइडिया होगा। फाई जे टी को हम पढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट में, राइट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको आइडिया देती है इंटरनल प्रेशर का, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको आइडिया देती है इस फाई जे टी का, जो हमने पढ़ा था सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट में, जहां पे डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की हम बात करते हैं, राइट। तो यहां से मैंने इस वाली टर्म को किस में कंसाइज कर दिया? फाई जे टी में कंसाइज कर दिया, और इस तरीके से ये बात बोली। अब सुनना देखो, इसके बाद में मैं आपसे ये बात बोल सकती हूँ कि जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन इफेक्ट है, एक्चुअली इसमें कंडीशंस क्या क्या रही? तो पहली तो कंडीशन हाई प्रेशर की याद रखना कि आपकी गैस हाई टू लो प्रेशर जा रही है। सेकेंड बात मैम ये रही थी कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, राइट। और आपकी थर्ड बात ये रही कि ये आपका आइसो एंथैलेपिक है। कैसा है? आइसो एंथैलेपिक है। एडियाबैटिक प्रोसेस या एडियाबैटिक वॉल्स कह सकते हो आप, ठीक है। अब सुनना, ये जो म्यू जे टी है, एक्चुअली मैम ये जो म्यू जे टी था, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच से ही तो आ रहा है, यही चीज है। अब सुना मैम, जब ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा ना, तो एक बात तो तय है कि जो डिनोमिनेटर इसमें आएगा ये डेल पी, ये तो मैम ऑलवेज नेगेटिव आएगा। जब भी आप प्रेशर डिफरेंस देखोगे, P2 माइनस P1 देखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करके आप ये प्रेशर का डिफरेंस जब निकालते हैं ना, तो ये डिफरेंस आपको नेगेटिव मिलता है। इट मींस आप हाई से लो प्रेशर की ओर जा रहे थे, जब डिफरेंस निकालोगे प्रेशर का, इट विल ऑलवेज कम टू बी नेगेटिव। मतलब ये जूल थॉमसन थ्रू आउट दिस इफेक्ट आप बोलोगे ये ऑलवेज कैसा रहने वाला है भाई? नेगेटिव रहने वाला है। तो मैम इस म्यू जे टी के साइन को, यहाँ पे जब हम म्यू जे टी ऐसे लिखते हैं, म्यू जे टी के साइन को डिफाइन कौन कर रहा है? क्या सिर्फ ये? मैंने बोला नहीं, टेम्परेचर भी डिफाइन कर रहा है। मतलब म्यू जे टी, अब बात आती है हीटिंग और कूलिंग की। इसी पॉइंट पे आते हुए मैं आपसे बोल सकती हूँ कि म्यू जे टी कब आप हीटिंग बताएंगे कि कब आपकी गैस हीटन अप हुई है, कब आपकी गैस आपका कूलिंग इफेक्ट शो कर रही है, तो एक्चुअली आपको म्यू जे टी देख के ये चीज बोलनी पड़ेगी। और वो चीज आप डिफाइन करोगे कहाँ से? सिर्फ ओनली प्रेशर वाली टर्म से? नो, टेम्परेचर वाली टर्म से भी ये चीज हम डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स जब इस रेशो का ओवरऑल साइन निकल के आएगा, तब आप डिसाइड करेंगे कि ये हीटिंग इफेक्ट हो रहा है या फिर ये आपका कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट की, कि कब गैस को हीटिंग बताना है, कब गैस का इफेक्ट को आपको कूलिंग बताना है। देखना ऐसे, समझना, देखो ध्यान से। यहाँ पे ना मैं दो कैटेगरीज बना सकती हूँ इस तरीके से कि एक तरफ हीटिंग इफेक्ट ले सकती हूँ, एक तरफ कूलिंग इफेक्ट ले सकती हूँ। इसे समझा सकती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। सुनना देखो, मैंने बोला पहली बात लेते हैं कि गैस आपकी हीटिंग इफेक्ट शो कर रही है, राइट। अब ये कब होगा, कैसे पहचानेंगे, और कौन सी गैस के लिए डिफाइन है वो भी सुनना। मैंने बोला कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि यूजुअली ये प्रोसेस कूलिंग पे डिफाइन हो रहा है, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो है वो हीलियम का हो सकता है, H2 का हो सकता है, ठीक है, H2 का, या फिर नियॉन का हो सकता है। मैंने बोला ये कुछ पर्टिकुलर गैस आपकी हीटिंग इफेक्ट शो कर रही होगी। अब ये जो म्यू जे टी बनता है, एक्चुअली ये आता कहाँ से है? तो डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच से मैम ये चीज क्या हो रही है? डिफाइन हो रही है। अब सुनना, जब ये ऐसे डिफाइन होता है मैम, आपने बोला जो नीचे ये प्रेशर वाली टर्म है ये तो ऑलवेज नेगेटिव जाएगी। मैंने बोला बिल्कुल। और अगर मैम ये हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है ना, यहां लिख रही हूं कि अगर मैम हीटिंग हो रही है ना, तो हीटिंग में तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो इनिशियल से ज्यादा ही होगा। बताइए, एग्री करते हैं इस बात से कि जब भी आप हीटिंग करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर तो ज्यादा ही आएगा ना इनिशियल से। तो मैंने बोला T2, दैट मीन्स आपका आगे वाला टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर वो ज्यादा होगा आपके इनिशियल से। और जब आप यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा टी, तो बताइए वो कैसा आएगा? मैम वो T2 माइनस T1 से आता है, इट मीन्स वो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हमने क्या निकाल लिया कि जो डेल्टा टी आएगा एक्चुअली वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। मैम न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इट मींस ओवरऑल में जब ये आप देखेंगे तो ये आपको कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। और ओवरऑल में वैल्यू बता किसकी रहे हैं? तो ये म्यू जेटी की वैल्यू बता रहे हैं। दैट मींस दिस म्यू जेटी विल ओवरऑल में कम कैसा आएगा भाई? ये ओवरऑल में आपका नेगेटिव आएगा, राइट। तो जब आपको म्यू जेटी आपका नेगेटिव मिलता है ना, तो आप बोलते हैं ये गैस आपकी हीटिंग इफेक्ट शो करती है। और एक्सेप्शनली ये जो हीटिंग इफेक्ट
इफेक्ट है, ये कौन कौन सी गैसेस शो कर सकती हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकता है कुछ, बट एक्सेप्शनली हम बात करते हैं आपकी इन कुछ गैसेस की कि हीलियम, नियॉन एंड आपका ये हाइड्रोजन H2 गैस, मैंने बोला ये कुछ गैसेस हैं जो आपकी क्या इफेक्ट शो करेंगी, हीटिंग इफेक्ट शो करेंगी, और उस कंडीशन में म्यूजेटी आपका नेगेटिव होना चाहिए इस तरीके से। क्लियर है ये चीज? अब ये बात मैं और आपको एडन अप करके अभी समझाऊंगी जब इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। आइडियल गैस को और रियल गैस की बात कर रहे होंगे। अभी ये जो चीज़ हो रही है आपको नहीं पता ये किस में चल रही है, राइट? एक जनरल गैस बोल के हम ये सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है ये चीज़। अभी ये बात आपको और अंडरस्टैंडिंग ये क्लियर होगी, अभी अंडरस्टैंडिंग और बिल्डअप होगी, ठीक है। चलिए अब मैं एक बार बात करती हूँ कूलिंग इफेक्ट की। तो यहाँ मैंने लिखा कूलिंग, यहाँ लिखा कूलिंग इफेक्ट, यहाँ क्या लिखा? कूलिंग इफेक्ट लिखा। देखना आप सुनना, एक बात तो मैम अच्छे से क्लियर है कि जो म्यूजेटी है, म्यूजेटी यहाँ लिख रही हूँ, म्यूजेटी इज इक्वल्स टू डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एच। बिल्कुल ठीक है। अब सुनना मैम, अगर कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, कूलिंग हो या हीटिंग हो, मैम इस पूरे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में एक बात तो क्लियर रही थी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर कंडीशन में थे। इट मींस जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा मैम वो तो नेगेटिव ही आने वाला है ऑलवेज। ये बात तो फॉर श्योर थी कि ये तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है जी। अगर ये नेगेटिव है और इसके बाद में आप कूलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कूलिंग कर रहे हैं, तो कूलिंग में तो मैम T2 लेस रहता है T1 से। इट मींस फाइनल टेम्परेचर मैम कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना कि कभी आपकी गैस कूल करती है तो फाइनल टेम्परेचर मैम डिक्रीज हो जाएगा। तो जब आप डिफरेंस निकालने जाएंगे यहाँ से T2 माइनस T1 करके, जब आप डेल्टा T कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो आपको अल्टीमेटली कैसा मिलने वाला है? नेगेटिव मिलने वाला है। ये बात तो पॉइंट समझ में आता है कि मैम जब हम कूलिंग करने वाले हैं तो कूलिंग करने में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमें कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा फॉर श्योर। अब सुना, इसका मतलब क्या है कि यहां से अगर मैं बोलती हूं कि प्रेशर तो ऑलवेज ही नेगेटिव चल रहा है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, और ऊपर वाला पार्ट भी नेगेटिव आता है, नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल होके अल्टीमेटली आई वुड से कि ये कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स कूलिंग में आपका म्यूजेटी कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। जब भी आपको ये म्यूजेटी आपका पॉजिटिव दिखे तो श्योरली यू कैन से वन थिंग कि ये कैसा है भाई? कूलिंग इफेक्ट शो कर रही है आपकी गैस। अब ऐसी कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं जो आपके कूलिंग इफेक्ट को शो करती हैं? तो देखो वो सुनना। तो यहां से देखना एग्जाम्पल्स में आई कैन राइट CO2, O2 और N2 में लिख सकती हूँ। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है गैसेस के जो आपकी कैसा इफेक्ट शो करती हैं भाई? कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं, ठीक है इतनी चीज। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बात करते हैं कि मैम ये हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट कौन सी गैसेस के लिए डिफाइन हो रहा है। तो पहले तो आइडियल और रियल गैस का हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें यहाँ पे, ठीक है, कि ये म्यूजेटी एक्चुअली आइडियल गैसेस के लिए किस तरीके से डिफाइन होता है, ये म्यूजेटी एक्चुअली रियल गैसेस के लिए किस तरीके से डिफाइन होता है, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सुनना, देखो अगर मैं यहाँ से लिख रही हूँ कि जो म्यूजेटी है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, एक्चुअली मैंने इसे बोला -1/Cp 5J, ऐसे लिख सकती हूँ। अब सुनना, देखो यहाँ समझना एक बात मैम, जब आप ऐसे लिखोगे ना तो एक पॉइंट जो समझ में आता है वो ये कि सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, इससे हमने एक बात समझी थी कि जो 5J होता है ना मैम आइडियल गैस के लिए, यहाँ लिख रही हूँ फॉर आइडियल गैस। जब आइडियल गैस के लिए आप ये 5J डिफाइन करते हैं तो इसे क्या बोलते थे? जीरो होता है। अब आज की इस क्लास में आपका एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, वो ये कि जब आप बात करते हैं इंटरनल प्रेशर की तो बोलते हैं आइडियल गैस के लिए वो भी जीरो। तो ये होता क्या था? ये πT होता था, राइट। तो मैंने लिखा πT, दैट मीन्स इंटरनल प्रेशर फॉर आइडियल गैस वो भी जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से आता था और हम बोलते थे आइडियल गैसेस में ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं πT इंटरनल प्रेशर कैसा रहता है भाई? जीरो रहता है फॉर आइडियल गैस। सही है बात? दूसरी बात सुनना, जो 5J डिफाइन करते थे आप सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट से आइडियल गैसेस के लिए, उसे भी जीरो बोलते थे। ये दोनों चीजें जीरो हैं। अब आज एक नई बात सीख ली कि जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट दैट मींस म्यूजेटी होता है ना, वो भी अल्टीमेटली आइडियल गैसेस के लिए कैसा आता है? जीरो आता है। कहां से आया? तो आपने एक्सप्रेशन देखा कि म्यूजेटी इज इक्वल्स टू -1/Cp 5J, और आपने अभी अभी एक बात लिखी है कि 5J तो हम डिफाइन करते हैं आइडियल गैसेस के लिए एज जीरो। इट मींस अल्टीमेटली यहां से ये भी कैसा निकल के आएगा? जीरो आएगा। किसके लिए? आइडियल गैसेस के लिए। बिल्कुल सही है। तो यहां से मैं ये चीज भी इस तरीके से लिख सकती हूं कि देयरफॉर जो आपका म्यूजेटी है इज इक्वल्स टू जीरो फॉर आइडियल गैसेस। बताइए भाई, क्लियर है ये बात?
इतनी बात क्लियर है। बट ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये जो पर्टिकुलर हमने 5JT वाला पॉइंट बोला है, ये आइडियल गैसेस के लिए तो ठीक है, बट दिस पॉइंट इज नॉट वैलिड फॉर वंदवाल गैसेस। वंदवाल गैसेस में ये 5JT की वैल्यू जीरो नहीं होती थी। एक्चुअली हमने पढ़ी थी ये B - 2A/RT आती थी। बिल्कुल सही है कि मतलब इस 5JT की पर्टिकुलर वैल्यू होती थी फॉर वंदवाल गैसेस, बट येस इट वाज जीरो फॉर आइडियल गैस। बिल्कुल सही है। तो अगर मैं बात करती हूँ यहां से, देखना मैंने लिखा फॉर वंदवाल या रियल गैसेस लिख लो। फॉर वंदवाल गैसेस अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी तो देखना कैसे क्या बोलेंगे इसे आगे हम। यहां से मैं लिख सकती हूं कि जो 5JT होता है, 5JT एक्चुअली उसकी वैल्यू प्रेजेंट होती है एंड इट इज B - 2A/RT। और ये कहां से आता है? एक्चुअली जब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ते हैं तो उसका जो डेरिवेशन, जो पॉइंट निकलता है, उस पॉइंट से हम इस चीज को डिफाइन करते हैं फॉर दिस रियल गैस, राइट। तो बात आती है कहां से आया, तो ये एक्चुअली जब आपको मैं 5JT पढ़ाती हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट में, तो वहां पे हम ये चीज देखते हैं कि इसको हम लिखते थे 5JT को हम डिफाइन करते थे V - अल्फा TV से। किससे? V - अल्फा TV से। ये हम एक जनरल साइज को डिराइव करते हैं और आगे बोलते हैं आइडियल गैसेस के लिए तो ये वैल्यू जीरो जाती है, वेयर एज वंदवाल गैसेस के लिए इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है विच कम्स आउट टू बी B - 2A/RT। बताइए भाई, इतना पॉइंट क्लियर है? अब सुनना, जब इस 5JT की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है तो ये वैल्यू यहाँ पुट करी जाएगी, तो इट मीन्स μJT विल नॉट बी जीरो, उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो यहाँ से बोल रही हूँ जो μJT है वो भी नॉन जीरो है, वो भी एग्जिस्ट करता है। और क्या एग्जिस्ट करता है जरा लिख लेते हैं उसे। तो यहाँ लिख सकती हूँ μJT इज इक्वल्स टू -1/CP और ब्रैकेट में लिख सकती हूँ B - 2A/RT। बताइए भाई, इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ मैं इसे, ठीक है इतनी चीज। अब देखना ये मेरा डिफाइन हुआ किसके लिए, ये मैंने डिफाइन किया अपनी वंदवाल गैसेस के लिए। बताइए, रियल गैसेस के लिए मैंने इस तरीके से डिफाइन किया और आइडियल गैसेस के लिए मैंने इसे प्योरली जीरो बोला। इतना सही है। अब जो बात हुई है हीटिंग और कूलिंग की ना, एक्चुअली वो हीटिंग और कूलिंग की बात आपकी रियल गैसेस के लिए ही होती है। वंदवाल गैसेस में अभी आप आगे समझोगे, जब इन्वर्जन टेम्परेचर की बात करूंगी तब ये चीज़ और क्लियर होगी कि आपके आइडियल गैसेस में तो ये हीटिंग और कूलिंग का फैक्टर होता ही नहीं है। जो ये हीटिंग और कूलिंग का फैक्टर होता है ना, वो इन रियल गैसेस के लिए ही होता है जो होता है। अब देखना, इसको आगे और समझाती हूँ, सुनना। देखो, इसको नेक्स्ट में आगे लेके चलते हैं और एक हेडिंग लिखते हैं, रियल गैसेस एंड इन्वर्जन टेम्परेचर। रियल गैसेस एंड इन्वर्जन टेम्परेचर। सुनना, देखो इसमें तुम्हें मज़ा आएगा और ये बातें भी क्लियर होंगी जो मैंने अभी बोली हैं। जैसे अगर मैं μJT डिफाइन कर रही हूँ, जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर दिस रियल गैस, तो मैं कैसे कर रही हूँ उसे? इस तरीके से लिख रही हूँ ना कि B - 2A/RT। बताइए भाई, ऐसे लिख रही हूँ। अब सुनना, देखो अगर मैं इस माइनस को अंदर भेज दूँ तो बताओ ये कैसा आएगा? 1/CP 2A/RT और माइनस विद B। बताइए भाई, ऐसा ही आएगा। इसे मैं बोल सकती हूँ ये मेरा μJT हो गया। किसके लिए? तो वंदवाल गैसेस के लिए। बोलिए भाई, ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ। अब यहाँ से ना एक बहुत बेहतरीन पॉइंट निकलता है, वो सुनना। देखो अगर मैंने बोला इन्वर्जन टेम्परेचर, अगर मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ इन्वर्जन टेम्परेचर, तो आपने गैसियस स्टेट में एक बात पढ़ी होगी, जब कभी भी आपने टॉपिक पढ़ा होगा कि इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब आपकी ये रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे। बिल्कुल सही बात है। बॉयल्स टेम्परेचर में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो बॉयल्स और इन्वर्जन टेम्परेचर की बात स्टेटमेंट सेम है, रीजंस उनके अलग अलग हो सकते हैं कि ये किस वजह से बिहेव कर रहा है टुवर्ड्स आइडियल और ये किस रियल गैस आपकी किस वजह से बिहेव कर रही है टुवर्ड्स आइडियल। लेकिन दोनों के मीनिंग्स एकदम क्लियर यही होते हैं कि इन टेम्परेचर्स पे, लाइक अभी इन्वर्जन को लेके चल रहे हैं, तो इन्वर्जन टेम्परेचर पे आपकी रियल गैस बिहेव करती है किसकी तरह? आइडियल की तरह। तो अगर मैंने यहाँ पे एक बात बोली आपसे कि एट इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसको मैं डिफाइन कर रही हूँ TI से, और मैं बोल रही हूँ अगर इन्वर्जन टेम्परेचर हुआ ना तो मेरी ये गैस बिहेव करने लगेगी आइडियल की तरह। और अभी हम पीछे एक बात पढ़ के आए हैं कि जब गैस आइडियल होती है तो μJT की वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। यही पढ़ के आए हैं। और अगर हमें इसे बिहेव करवाना है आइडियल की तरह तो मैम फिर ये μJT कैसा रहना चाहिए? जीरो रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ कि एट इन्वर्जन टेम्परेचर रियल गैस behaves like आइडियल। कैसे बिहेव करती है? आइडियल। देयरफॉर यहां से μJT क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना?
तो यहाँ से मैंने लिखा इसमें इस पॉइंट से कि 1/Cp, ये जो पूरा पार्ट है ये 0 हुआ, और ये चल क्या रहा है, तो यहाँ लिखा 2a/RT माइनस ऑफ b। और ये कब हुआ, जब ये t आपका कैसा था, t इन्वर्जन था, तो इसको मैंने Ti लिख दिया कि इन्वर्जन टेम्परेचर था, तब ये चीज हम लिख पाए कि इस पूरी की पूरी पर्टिकुलर वैल्यू को हम 0 के इक्वल तब कर पाए। बिल्कुल सही पॉइंट है। अब सुना देखो इसके बाद में, जब मैम इस तरीके से आप ये बोल पा रहे हैं ना, तो इसके बाद में एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। सुना देखो, यहां से एक पॉइंट में लिख सकती हूं कि इस सबको मैं उठा के 0 की साइड में ले आऊं तो Cp तो 0 ही हो जाएगा, तो सारी की सारी क्वांटिटी ऐसी बनेगी कि 2a/RTi इज इक्वल्स टू b। बताइए भाई, ये b उधर चल जाएगा, सिंपली ऐसे लिख सकती हूँ। तो यहां से मैं बोल सकती हूँ 2a/RB इज इक्वल्स टू दिस Ti। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन किसके लिए, इन्वर्जन टेम्परेचर के लिए, कि एक्चुअली इन्वर्जन टेम्परेचर को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि 2a/RB इज इन्वर्जन टेम्परेचर, दैट मीन्स Ti। बताइए भाई, कर सकते हैं ऐसे डिफाइन। अब सुनना देखो, यहां से जब ये चीज आप डिफाइन करते हैं ना, तो यहीं से ही दो बातें निकलती हैं आपकी हीटिंग की, और एक बात निकलती है कूलिंग की। फिर से मतलब अभी सिंपली आपने एक चीज समझी थी कि हीटिंग कब और कूलिंग कब बोलनी है। अब आप एक पॉइंट समझेंगे कि हीटिंग को इन्वर्जन टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे डिफाइन करना है और कूलिंग को इन्वर्जन टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे डिफाइन करना है। सुनना देखना, यहां मैंने बोला जो मेरा इन्वर्जन, जो मेरा म्यू जेटी की वैल्यू थी वो एक्चुअली 1/Cp, और अभी अभी हमने पीछे माइनस को अंदर भेज दिया था और लिखा था 2a/RT माइनस b, राइट। अब सुनना देखो, मैंने इस तरीके से डिफाइन किया। अब देखना इसके बाद में अगर मुझे बात करनी है हीटिंग और कूलिंग की, तो एक बात तो हम अच्छे से समझते हैं कि मैम हीटिंग के लिए ना आपका म्यू जेटी कैसा रहना चाहिए, नेगेटिव रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। और मैम आपकी कूलिंग के लिए ना म्यू जेटी कैसा आना चाहिए, अभी अभी पढ़ के आए हैं कि पॉजिटिव आना चाहिए। बताइए भाई, यही बातें पढ़ी थी ना। अब सुनना देखो मैम, अगर आपको इस फॉर्मूले में इस म्यू जेटी को नेगेटिव बनाना है ना, तो ये वाली क्वांटिटी लेस होनी चाहिए इस b से। बताइए भाई, कभी x माइनस वाई बोल रखा है और ये इक्वल्स टू z आ रहा है, मैंने बोला है z को अल्टीमेटली मुझे नेगेटिव बनाना है, तो कब बनेगा, जब ये x वाला पार्ट आपका कम होगा, ये y वाला पार्ट ज्यादा होगा, तभी तो ये ओवरऑल में कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो यहां से मैंने एक पॉइंट निकाला कि जब मेरा ये 2a/RT लेस रहेगा b से, तब मैं बोल सकती हूँ कि मेरा निकल के कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहां से लिखा नेगेटिव होने के लिए 2a/RT को कम होना पड़ेगा b से। बताइए बिल्कुल सही बात है। अब सुनना, यहां से मैम एक चीज और डिफाइन कर सकते हो आप कि 2a/RB लिख सकते हो और इसे t कर सकते हो। बिल्कुल सही है। अब सुनो देखो, ध्यान से देखना कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट बन रहा है ना, एक्चुअली यही तो इन्वर्जन टेम्परेचर है। तो यहां से मैंने बोला T इन्वर्जन इज लेस देन T। तो जब भी आप जिस भी टेम्परेचर पे इसे ऑपरेट कर रहे हैं, वो टेम्परेचर अगर आपका इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा रहा, ये आपका Ti इन्वर्जन हो गया। मैंने बोला आप जिस टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को, मैंने बोला अगर वो इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा है ना, तो यू विल सी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ गैसेस। बताइए भाई, ये बात बिल्कुल अच्छे समझ में आई क्या। अभी हम ये बात को और क्लियर कर लेंगे। कहाँ से, इन बातों को अभी हम और क्लियर कर लेंगे आइडियल और रियल के इफेक्ट से। अभी जो ये डिफाइंड फॉर्मूला है वो किसके लिए है, आप लोग बोलेंगे कि मैम ये फॉर्मूला तो रियल गैसेस का है, तो ये जो हीटिंग एंड कूलिंग डिफाइन हो रही है, इट मीन्स वो भी आपकी रियल गैसेस पे ही डिफाइन हो रही है। तो व्हाट अबाउट आइडियल। सुनना देखो, आइडियल के लिए हम एक बात बोला करते हैं, सुना, आइडियल के लिए बोलते हैं मैम जब आपका ये जो T है ये इन्वर्जन टेम्परेचर के बराबर होगा ना, तब हम बोलते हैं आपका म्यू जेटी कैसा होगा, 0 होगा। सुनना देखो, यहां से एक बहुत अच्छी सी बात निकलती है कि जब आप टेम्परेचर जिस पे चल रहे हैं वो टेम्परेचर एक बार तो हो गया ज्यादा आपके इन्वर्जन से। एक बार मैं कूलिंग पे भी आती हूँ, फिर वापस से आइडियल पे आऊंगी, कूलिंग को देखती हूँ एक बार। मैंने कूलिंग के लिए एक बात बोली कि म्यू जेटी को मेरे को पॉजिटिव रखना है, इस पूरे को मुझे पॉजिटिव रखना है। वो कब रह पाएगा, जब आपका 2a/RT वाली टर्म जो है ना मैम वो ग्रेटर हो जाएगी b से, देन यू विल से कि ये ओवरऑल में म्यू जेटी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स यहां से 2a/RB लिख सकती हूँ, इसको T लिख सकती हूँ, कुछ नहीं, इनको मैंने इधर इसको बस शिफ्ट कर दिया। अब सुनना इसके बाद में मैम जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो चीज है ये निकल के T इन्वर्जन आएगी और ये ग्रेटर देन T आएगा। सुनना देखो, एक बहुत अच्छी सी बात डिफाइन हुई कि जिस टेम्परेचर पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, अगर वो टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से लेस है तो कूलिंग बोला, जब वो टेम्परेचर इन्वर्जन से ज्यादा है
तो उसको हीटिंग बोला। और अगर वो टेम्परेचर बराबर है तो मैंने बोला जब वो टेम्परेचर आपके इन्वर्जन के बराबर है ना, तो इट मीन्स आपका टेम्परेचर इन्वर्जन ही लेना है, तो ये गैस आपकी आइडियल गैस की तरह बिहेव करनी चाहिए। इट मीन्स म्यूजेटी कैसा होगा, 0 होगा। और एक बात बहुत अच्छी सी आपको यहां से समझ में आएगी कि नीदर, फिर यहाँ पे नीदर कूलिंग होगी, ना ही तो कूलिंग होगी, और नॉर यहाँ पे हीटिंग होगी। बताइए भाई, ये पॉइंट क्लियर है कि जब आप किसी गैस को आइडियल गैस बोल देते हैं तो ना वहां पे आपको हीटिंग दिखने वाली है, ना वहां पे आपको कूलिंग दिखने वाली है, ना तो हीटिंग ना कूलिंग, कुछ नहीं होने वाला। जब आपका टेम्परेचर रीच कर जाएगा इन्वर्जन को, तो आपकी गैस, आपकी रियल गैस बिहेव करेगी आइडियल की तरह, ना हीटिंग ना कूलिंग। बताइए क्लियर है ये चीज? तो इस कंडीशन में हम म्यूजेटी को, दैट मीन्स जूल थॉमसन कोफिशिएंट को 0 बताते हैं और बोलते हैं ना हीटिंग ना कूलिंग। ये किसके लिए डिफाइन है? आइडियल गैस के लिए डिफाइन है। और ये जो हीटिंग कूलिंग डिफाइन कर पा रहे हैं ना, ये एक्चुअली हम रियल गैस पे डिफाइन कर पा रहे हैं। ये हीटिंग, ये कूलिंग हमने जो इफेक्ट करवा पाए हम, वो एक्चुअली रियल गैस पे डिफाइन करवा पाए। और ये चीज बोल पाए कि ये कंडीशन कब लगेगी हीटिंग वाली, जब टेम्परेचर इन्वर्जन से ज्यादा जाए। कूलिंग वाली कब लगेगी, तो बोला जिस टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहे हो वो आपके इन्वर्जन से लेस हो। बताइए भाई, क्लियर है ये चीज? तो ये हीटिंग या कूलिंग जो आप कर पाते हैं, एक्चुअली ये आप रियल गैस पे कर पाते हैं। बताइए, पहले ये चीज बोलती तो शायद समझ नहीं आती, अब ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी कि हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट दोनों में डिफाइन होता है आपके रियल गैस पे, और आइडियल गैस पे नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग। बताइए क्लियर है ये चीज? चलिए भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। सुनना देखो, इसके बाद में जब यहाँ पे बात हुई है इन्वर्जन टेम्परेचर की, तो कुछ बातें और बता देती हूँ। इन्वर्जन को अभी अभी हमने डिफाइन किया है 2a/RB से। किसे डिफाइन किया है? 2a/RB से डिफाइन किया है। ये हमने डिफाइन किया इन्वर्जन को। इसी तरीके से आपका बॉइल्स टेम्परेचर भी हो सकता है TB, जिसको हम डिफाइन करते हैं a/RB से, राइट? इस तरीके से, राइट? इसी तरीके से आपका TC भी हो सकता है, दैट मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर, राइट? ठीक है, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं 8a/27RB से, राइट? इस तरीके से मैंने बोला, ये आप सारी टर्म्स को क्या करते हैं भाई? डिफाइन करते हैं, क्रिटिकल को, इन्वर्जन को, और आपके बॉइल्स टेम्परेचर को। अब सुनना, यहां से ये चीजें मैं क्यों बोल रही हूँ। एक आपके प्रीवियस ईयर CSIR नेट में एक बात पूछी थी, प्रीवियस ईयर में देखना आप लोग, जहां आपसे इन तीनों का कंपैरिजन पूछा था कि इन्वर्जन, बॉइल्स और क्रिटिकल टेम्परेचर में एक्चुअली आपको कंपेयर करके ये बताना है कि कौन ज्यादा है कौन कम होगा। तो एक बात याद रखना कि एक बात इसको मैं ऐसे रिलेट करके याद रखती हूँ एक्चुअली, कि CBI हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? CBI, ठीक है? इसको क्या पढ़ते हैं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब सुनना, ये वो CBI है, और इस CBI से हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम CBI की तरफ बढ़ते हैं ना, जब हम CBI की तरफ बढ़ते हैं ना, तो एक्चुअली हमारी वैल्यू मार्केट में इंक्रीज होती है। इसको ऐसे रिलेट करके याद रखा जा सकता है कि जब भी आप CBI मींस आई की तरफ बढ़ते हैं, CBI की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे याद रखना, तो आपकी वैल्यू मार्केट में इंक्रीज होती है, आपके चर्चे इंक्रीज होते हैं। इस तरीके से मैं एक बात बोल सकती हूँ कि जब भी मैं C/I की तरफ जाऊंगी, C मीन्स आपका यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर, B मीन्स बॉइल्स, एंड I मीन्स इन्वर्जन टेम्परेचर। तो मैंने बोला जब भी मैं I की तरफ जाऊंगी तो मेरी वैल्यू इंक्रीज होगी, राइट? आप अपने तरीके निकाल सकते हैं, ये एक मेरा तरीका है याद रखने का, तो मैं इसको इस तरीके से रिलेट करके याद रखती हूँ। बेटर यू कैन हैव योर अप्रोच। तो यहाँ पे इस तरीके से एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है जहां इन तीनों में कंपैरिजन पूछा था, तो कुछ भी और याद रखने की, क्योंकि वैल्यूज हम भूल जाते हैं ना यूजुअली, तो वैल्यूज याद रहे ना रहे, आपको ऐसी चीजें जरूर याद रहती हैं, तो कुछ ऐसा हिंट बना के आपको चीजों को याद रखना चाहिए भाई, क्योंकि CSIR नेट में रिविजन और ऐसी ट्रिक्स ही सबसे बड़ा मास्टर की है, क्योंकि रिविजन एक तो मल्टीपल टाइम्स होगा तो आपका पेपर अच्छा हो सकता है, या फिर ऐसी कुछ ट्रिक्स टिप्स होंगी तो ही आप चीज़ों को रिलेट करके याद रख पाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से इनको याद रख के आई वुड से कि इनका कंपैरिजन जब आप करते हैं तो बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, फिर कम बॉइल्स टेम्परेचर, और फिर सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर। बताइए भाई, कर लेंगे इस तरीके से? ये आपके प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन था जो मुझे यहाँ से याद आया तो मैंने आपसे डिस्कस किया। क्लियर है इतना पॉइंट? आप सुना देखो इसके बाद में, यहाँ से इस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है आप लोगों के लिए जो आपसे डिस्कस करती हूँ। देखना, एक क्वेश्चन इस तरीके का है, या तो इस पे देखो एक थ्योरी वाइज क्वेश्चन आएगा जहां पे आपसे कुछ पॉइंटर्स करके और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द पॉइंट इज करेक्ट फॉर जूल थॉमसन इफेक्ट या एक्सपेरिमेंट। दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल अप्रोच आ सकती है जिसमें सिंपली व्हाट दे कैन आस्क यू, यहाँ पहले वो बता देती हूँ। सिंपली अगर वो आपसे पूछेंगे तो म्यू जेटी जो हम लिखते हैं वो हमने लिखा del T by del P एट कॉन्स्टेंट H, दैट मीन्स टेम्परेचर का डिफरेंस प्रेशर के साथ में कॉन्स्टेंट एंथैल्पी पे। बिल्कुल सही है। अब हो सकता है आपको इसको इस तरीके से लिखा जाए del T by del P, इस
तरीके से लिख सकते हैं इसे, राइट। और इसमें आपसे T2 माइनस T1 कर सकते हैं, इसमें P2 माइनस P1 कर सकते हैं, राइट। हो सकता है ये दे दें या ये पूछ लें, ये सारी वैल्यूज गिवन हो, या फिर इनमें से कुछ मिसिंग हो और आपसे ये गिवन हो। अल्टीमेटली फॉर्मूला इतना ही है। अगर इस पे न्यूमेरिकल अभी तक पूछा नहीं है, अगर पूछेंगे आपसे कभी इन फ्यूचर CSI नेट में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इस तरीके का इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है कि कोई पार्ट आपका यहाँ से मिसिंग कर दे, T2 T1 में से, P2 P1 में से, या फिर म्यूजेटी मिसिंग कर दे और ये वैल्यूज गिवन हो आपको। तो एज सच आपको क्वेश्चन दिख सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा भाई, ठीक है। और सुनना, देखो एक पॉइंट जो हमें यहाँ से याद रखना है कि ये पार्ट हमेशा नेगेटिव आने वाला है। तो कभी भी ये पार्ट आपको नेगेटिव दिखे तो ये मत सोचना कि आप मिस्टेक कर रहे हो। अभी अभी मैंने आपको सिखा दिया कि थ्रू आउट दिस जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट या इफेक्ट आपका ये वाला पार्ट दैट मीन्स प्रेशर डिफरेंस वो कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। हमने देख लिया अभी, ठीक है। आई होप आपको मेरे पॉइंट समझ में अच्छे से आ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, अब बात करती हूँ जो मैंने इस पे एक थियोरेटिकल क्वेश्चन ले रखा था थ्योरी बेस्ड, वो क्या है इसको एक बार रीड करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट करेक्ट। कई बार हम जल्दी जल्दी में इसको करेक्ट पढ़ के और आगे बढ़ जाते हैं। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है अबाउट जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं, देखो पॉइंट्स रीड करते हैं इन्हें। पहला पॉइंट है कि द चेंज इन प्रेशर इज नेगेटिव थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो ये पॉइंट तो एकदम करेक्ट पॉइंट है, क्योंकि पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा हाई टू लो जा रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर नेगेटिव ही होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि द इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ हीलियम एंड H2 गैस इज वेरी लो, सो इट शोज हीटिंग एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर को आप T मान सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि इनका इन्वर्जन टेम्परेचर क्या रहता है, लो रहता है आपके ऑर्डिनरी टेम्परेचर से। तो जरा आते हैं हीटिंग इफेक्ट पे। अभी अभी मैंने आपको ये चीज समझाई है, ये रही वो चीज। तो अब इसमें देखना क्लियरली मेंशन है कि आपका इन्वर्जन टेम्परेचर लेस है आपके ऑर्डिनरी किसी टेम्परेचर T से। तो हीटिंग इफेक्ट में मैंने आपको लिखवाया है कि हीलियम हो गया, आपका H2 गैस हो गई, नियॉन हो गया, ये आपका क्या करते हैं भाई, हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। और क्लियरली स्टेटमेंट भी आपसे यही चीज बोल रहा है कि इन गैसेस का जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो किसी ऑर्डिनरी T टेम्परेचर से लेस रहता है। तो बिल्कुल सही है, यू कैन सी दिस। आप आराम से यहाँ से देख सकते हो कि इनका इन्वर्जन टेम्परेचर किसी टेम्परेचर T से क्या रहता है, लेस रहता है, जिसकी वजह से ये हीटिंग शो करते हैं। आती हूँ स्टेटमेंट पे वापस, देखना पढ़ना इसे अब। तो ये बोल रहे हैं द इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ H2 एंड हीलियम इज वेरी लो, सो इट शोज हीटिंग इफेक्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट जा रहा है। आगे सुनना, द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, बिल्कुल सही बात है। आइसोएंथैल्पिक, एकदम सही है। एंड ऑल्सो नोन एज थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो जब कोई ऐसा पॉइंट आपको क्वेश्चन से भी क्यों ना मिले, आपको ये मेंशन करना चाहिए अपने नोट्स में, क्योंकि ये सबसे प्लस पॉइंट है। सुनना, देखो आपको जब आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन किया हुआ आंसर आया हो, राइट। प्रैक्टिस में भी आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी। एक बहुत अच्छा पॉइंट समझाती हूँ आपको, सुनो। देखो होता ये है फिजिकल केमिस्ट्री में, हम जब क्वेश्चन करते हैं ऐसा नहीं होता कि हर बार क्वेश्चन किया प्रैक्टिस टाइमिंग पे और वो बन गया, नहीं बनता। जब नहीं बनता तो उसके सोल्यूशन से सीखो, लेकिन एटलीस्ट सीखो कि जब नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो यू शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। अगली बार वो मिस नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को कभी भी आप क्वेश्चन से कुछ सीखते हैं तो उसको मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। कुछ नया सीखो तो उसे डेफिनेटली स्टार मार्क करके अपने नोट्स में रखा करो, ठीक है। तो यहां से हमने एक बात सीखी कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी इसी को ही कहा जाता है। तो यू शुड मेंशन, अगर पता था तो वेल एंड गुड है, नहीं पता था तो यू शुड मेंशन इट, ठीक है। तो हमने जाना कि प्रोसेस आपका एडियाबैटिक, आइसोएंथैल्पिक और इस प्रोसेस को थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। दिस इज ऑल ट्रू, दीज पॉइंट्स आर ऑल ट्रू फॉर जूल थॉमसन इफेक्ट। तो बचा हुआ एक ही पॉइंट दिख रहा है कि यही आपका इनकरेक्ट होना है, बट फिर भी इसको पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो देखना अब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला इफ अट्रैक्टिव पार्ट डोमिनेट्स ओवर रिपल्सिव टर्म देन द गैस डज नॉट लिक्विफाई। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। देखना सुनना कैसे। अट्रैक्टिव पार्ट आप ए को बताते हैं, रिपल्सिव टर्म आप बी को बताते हैं, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं जाती हूं इसके एक्सप्रेशन पे तो देखना यहां से मैं बोलूंगी म्यू जेटी जो डिफाइन होता है वो एक्चुअली 1/CP, यहां से बोल सकते हैं 2a/RT और माइनस का b। इस तरीके से हमने म्यू जेटी को डिफाइन किया था। अब सुनना, अगर मैं बोल रही हूँ यहां से ये अट्रैक्टिव वाली
टर्म, ठीक है, अट्रैक्टिव यहाँ से लिख रही हूँ टर्म जो है ये वाला पोर्शन, और इसको बी को आप बोलते हैं रिपल्सिव टर्म। क्या बोलते हैं? रिपल्सिव टर्म। वंदे वाल गैस की जब इक्वेशंस पढ़ते हैं तो ए वाले पोर्शन को हम अट्रैक्टिव पार्ट टर्म बताते हैं, बी वाले पोर्शन को रिपल्सिव टर्म बताते हैं। और एक बात बोली जा रही है यहाँ पे कि अगर ये वाला पोर्शन मतलब 2a/RT वाला डोमिनेंट कर जाता है बी पे, अगर ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है बी से, तो ये बोल रहे हैं गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, विच इज़ रॉन्ग। ऐसी कंडीशन में आप गैस को क्या कर सकते हैं भाई? लिक्विफाई। ऐसी कंडीशन में आप गैसेस को क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई कर सकते हैं भाई, राइट। तो ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोला था डज नॉट लिक्विफाई, तो विच इज रॉन्ग, यहाँ पे गैसेस लिक्विफाई हो सकती हैं। तो जब आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो डी इज नॉट करेक्ट, राइट। आपको मैंने एक एक पॉइंट अबाउट जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्लियर कर दिया, एक एक छोटा छोटा पॉइंट, थ्योरेटिकल पॉइंट हो वो भी मैंने सारे पॉइंट आपको क्लियर करे हैं। इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है फ्रॉम दिस पोर्शन, देन यू शुड बी रेडी फ्रॉम दीज पॉइंट्स। आपको बिल्कुल तैयारी रखनी चाहिए यहाँ से कि ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो इस तरीके से होगा, कर लेंगे आप इस तरीके से, आई होप। ठीक है, ये तो हुआ थ्योरी पार्ट कि कभी कुछ ऐसा आए, कभी कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से चीजें पूछी जाएंगी, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट टू। ठीक है, चलिए भाई, अब इसको यहीं पे बाइंड करके मैं आगे बढ़ती हूँ अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है सेकंड लॉ सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद हम आगे इसको बढ़ाएंगे कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल पे। ठीक है, चलिए भाई, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेती हूँ यहाँ से, कैसे पूछे जाते हैं आपसे वो भी बात करती हूँ। देखना, यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, किसकी बात कर रही हूँ? अगर मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रही हूँ तो पता है बेसिकली इसको आप 3 कैटेगरीज में कर सकते हो। मतलब सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट को आप 3 कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ, उसको आप पढ़ सकते हो कार्नोट साइकिल के या कार्नोट इंजन की टर्म्स में आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, उसे आप कार्नोट रेफ्रिजरेटर की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। और थर्डली इंपॉर्टेंटली आप उसको एंट्रोपी की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो कि सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट एंट्रोपी के लिए क्या है, राइट। आपने सुना होगा, देखना सुना, अब कार्नोट साइकिल के लिए हम एक चीज बोलते हैं, कार्नोट इंजन के लिए या साइकिल के लिए एक बात बोली जाती है। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट ये होता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन that can completely convert all the heat given at higher temperature into work without losing any heat at lower temperature। क्या मतलब? इसका स्टेटमेंट तो बोल दिया, समझ नहीं आया। अब सुनना, देखो इसमें ऐसे बोला जाता है, सेकेंड लॉ ऐसे बोलती है आपको कि कभी भी आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि सपोज करो आपने किसी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ले रही हूँ यहाँ पे मैं, हाई टेम्परेचर, और उसे मैं सोर्स बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ? सोर्स बोल रही हूँ। तो बोल रहे हैं कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि इस हाई टेम्परेचर पे आपने कोई हीट एब्जॉर्ब करी, या आपको गिवन हीट को QH लिख रहे हैं कि हीट एब्जॉर्ब्ड एट हायर टेम्परेचर, राइट। बोल रहे हैं कभी भी इतनी जो आपने हीट ली है इसको आप कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इसको आप कंप्लीटली, यहां लिख रहे हैं कंप्लीटली 100% इसको वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट करना इज नॉट पॉसिबल विदाउट वेस्टिंग एनी हीट एट सिंक। सिंक किसको बोलते हैं? सिंक को बोलते हैं आपके लोअर टेम्परेचर को। यहां लिख रही हूं सिंक, या फिर लिख रही हूं लोअर टेम्परेचर, और यहां लिख रही हूं जो आप हीट लॉस करेंगे दैट मीन्स QC। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि एक हाई टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब करी हुई हीट दैट मीन्स QH, उसको आप डायरेक्टली सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट कर दें और कुछ भी हीट वेस्ट ना हो। इट इज नॉट पॉसिबल। हमेशा जब आप ये कन्वर्जन कर रहे होंगे ना हीट का वर्क में, तो यस यहाँ पे ये आपकी हीट जो है वो वेस्ट भी होगी, और उस वेस्टेड हीट को ही आप लोअर टेम्परेचर पे वेस्ट करते हैं, और इसको ही मैं QC बोल रही हूँ कि हीट लॉस एट लोअर टेम्परेचर। तो मैंने बोला सिंक पे जाके आप हीट लॉस करेंगे ही करेंगे, कभी भी आपका हीट वर्क में कंप्लीटली 100% कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा, हीट लॉस हो रही होगी, राइट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ कि कभी भी ये कन्वर्जन 100% नहीं होता। ठीक है, एक और बात सुनना कि इस हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करना तो नॉट पॉसिबल, बट यस दिस वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू हीट। ये भी बात होती है। सुनना, देखो मैं इसको इस तरीके से अपने लेक्चर्स में बोलती हूँ, एक एग्जाम्पल के सॉर्ट ऑफ कि एक तरीके से सारे के सारे टीचर्स के एफर्ट्स आप पे लगाए हुए आपकी पढ़ाई में कन्वर्ट हो जाएं, रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं। इट इज नॉट पॉसिबल, कुछ ना कुछ तो तुम गलती करोगे ही, लेकिन सारे एफर्ट्स लगाए हुए एफर्ट्स को वेस्ट करना, यस इट
एज पॉसिबल कि कोई स्टूडेंट्स लगाए हुए एफर्ट्स को वेस्ट जरूर कर सकता है, लेकिन सारे के सारे एफर्ट्स को 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे, ये चीज़ तो नहीं होती। कभी ना कभी कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है, राइट। तो इसी चीज़ को यहाँ से रिलेट करते हैं कि सारी प्रोवाइडेड हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर दें, ये नहीं पॉसिबल, बट ये सारे वर्क को हीट में बैक टू हीट कन्वर्ट करना पॉसिबल होता है, ठीक है। ये भी एक स्टेटमेंट है जो आपको देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चंस में, ठीक है जी। अब सुनना इसके बाद में, ये तो हुई सेकंड लॉ की बात इन टर्म्स ऑफ कार्नोट साइकिल। अब एक्चुअली कार्नोट साइकिल है क्या? तो कार्नोट साइकिल ना इसी को ही प्रूव करने के लिए एक साइक्लिक प्रोसेस में, सुनना देखो, इन एक साइक्लिक प्रोसेस में इन्होंने क्या किया, एक हीट इंजन को लिया, ठीक है, एक हीट इंजन को लिया, उस इंजन को ऑपरेट करा के देखा, उस इंजन से ये चाहा कि भाई अगर आपको QH हीट प्रोवाइडेड होगी ना तो आप उसे एक बार वर्क में कन्वर्ट करके बताइए, और हम चेक करेंगे कि आपने कितना एफिशिएंटली किया है, आपने कुछ हीट वेस्ट करी है या नहीं करी है। इसी को ही जो आप चेक करेंगे ना, जो आप इसका टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट को ही एफिशिएंसी कहा जाता है, कि आप इसकी एफिशिएंसी चेक करेंगे कि हाउ एफिशिएंट इज दिस हीट इंजन, कि ये हीट इंजन आपका कितना एफिशिएंट रहा है प्रोवाइडेड हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। और मैम अगर ये एफिशिएंसी 100% आ गई ना तो एक बात बोल देंगे कि फिर तो सेकंड लॉ गलत है, क्योंकि अगर एफिशिएंसी मुझे 100% मिलती है उसका ये मतलब हुआ कि जितनी भी हीट दी थी सबकी सब मेरी वर्क में कन्वर्ट हो गई। तो ये तो मैम नहीं हो सकता, इट मीन्स एफिशिएंसी भी कभी 100% नहीं हो सकती। यहीं से ये बात निकलती है कि जब आप ये प्रोसेस को करवाते हो ना, हीट इंजन को ऑपरेट करवाते हो ना कार्नोट साइकिल, एक साइकिल में, साइक्लिक प्रोसेस में, तो ये बात नोटिस करते हो कि उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं आई। और एक तरीके से इसका प्रूफ ना, इस सेकंड लॉ का ये प्रूफ ही है आपकी ये कार्नोट साइकिल। ये जो आपने स्टेटमेंट पढ़ दिया ना अभी सेकंड लॉ का, इस स्टेटमेंट को ही आप सेकंड लॉ में एक तरीके से जस्टिफाई करवा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं कि ये ऐसा होता है या नहीं होता। और जब हम, सुनना देखो, जब हम अब आगे कार्नोट साइकिल लेते हैं, टॉपिक आता है नेक्स्ट कार्नोट साइकिल। एक्चुअली ये साइक्लिक प्रोसेस में ऑपरेट हुआ हीट इंजन ही है, और उसमें हम कर क्या रहे होते हैं वो भी समझा देती हूँ। सुनना देखो, यहाँ से आप इस तरीके से क्या करते हैं, एक PV कर्व ड्रॉ करते हैं। मैंने बोला यहाँ P ले लिया, यहाँ मैंने वॉल्यूम ले ली, सुना, यहाँ मैंने प्रेशर ले लिया, यहाँ मैंने वॉल्यूम ले लिया। अब सुनना देखो, इसके बाद में अगर मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया, सपोज करो कि एक प्रोसेस मैंने ऐसे लिया है, राइट, इसके बाद में मैंने इस तरीके से प्रोसेस लिया है, इस तरीके से प्रोसेस लिया, और मैंने इसको इस तरीके से बना दिया कि ये मैंने प्रोसेस मेरा ले लिया। अब सुनना देखो मैम, ये प्रोसेस क्या क्या है, तो मैंने बोला ये आपका A हो गया, सपोज ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, एंड दिस इज योर D। अब सुनो, इस साइक्लिक प्रोसेस में आप रोटेट कर रहे हैं, मतलब आप घूम रहे हैं, तो मैंने बोला इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे जा रहे हैं। जब आप इस प्रोसेस में जा रहे होंगे ना, तो जो पहला प्रोसेस डिफाइन होगा उसे मैंने लिखा आइसोथर्मल, और एक और बात की, ये रिवर्सिबल मानते हुए हम चीज़ें करवा रहे हैं, तो मैंने लिखा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिया मैंने मेरा पहला प्रोसेस। इतनी बात ठीक है। जब मैं किसी सिस्टम को लेके इस एक्सपेंशन को करवा रही हूँ, इस प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में उसको रोटेट करवा रही हूँ, पहला बोल रही हूँ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जब सेकंड B to C जाएंगे आप, तो मैंने बोला रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या एक्सपेंशन। फिर से मैंने यहाँ पे चीज़ ली रिवर्सिबल आइसोथर्मल, यहाँ पे लिखा एक्सपेंशन, और फिर से बोला रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, राइट। दो प्रोसेस, ये भी कंप्रेशन आएगा एक्चुअली, एक सेकेंड, इसको भी लिखिएगा कंप्रेशन। अब सुनना, किसी सिस्टम को लेके हमने पहले उसका रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाया, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन करवाते हुए इस साइक्लिक प्रोसेस को हमने कवर कर दिया। मींस आप जा रहे थे A to B, फिर जा रहे थे C, फिर D, और फिर बैक टू A आ गए, तो ये अपना साइक्लिक प्रोसेस हुआ। आप सुनना देखो एक बात, जब आप इस साइक्लिक प्रोसेस में इस तरीके से घूम रहे हैं ना, तो एक्चुअली हमको मैक्सिमम वर्क करवाना है, क्योंकि ये जो कार्नोट इंजन लिया गया था, ये जो कार्नोट साइकिल ली गई थी, ये एक्चुअली मैक्सिमम वर्क करवाने के लिए था, क्योंकि एफिशिएंसी वो चाहते थे मैक्सिमम निकल के आए। ऐसा पॉसिबल नहीं था हीट इंजन बनाना, फिर भी जो मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन हो सकता है वो ये कार्नोट इंजन था। इसकी एफिशिएंसी को 100% बनाने के लिए वर्क भी फिर मैक्सिमम होना चाहिए मैम, इसलिए मैंने यहाँ पर रिवर्सिबल आपका वो लिया,
पाथवे लिया कि मैंने रिवर्सिबल पाथवे इसलिए कराया ताकि मुझे मैक्सिमम वर्क मिले, राइट। अब सुना देखो, इसके बाद में एक बात बोलती हूँ कि जब इसकी एफिशिएंसी मुझे चेक करनी है तो एक्चुअली वो एफिशिएंसी भी मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि इंजन भी इसी टाइप का कंस्ट्रक्टेड है कि उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम निकल के आए, उसका वर्क डन भी मैक्सिमम निकल के आए, ठीक है। तो अब इस साइक्लिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये 4 पाथवे हमने यहाँ से फॉलो किए। अब सुना, जब यहाँ पे वर्क देखा जाता है एफिशिएंसी भी पहले जब वर्क निकाला जाता है तो वर्क पहले आप कैलकुलेट करते हैं इन चारों प्रोसेस से, दैट मीन्स W1, W2, W3 से और एक W4 से। आप इन चारों पाथवे से क्या करते हैं भाई, W को कैलकुलेट करते हैं, सम कर लेते हैं सिंपली इनका, और W आप निकालते हैं। इसके बाद में जब आप नीटा निकालते हैं, नीटा, ये नीटा क्या है, एफिशिएंसी है। जब इस नीटा को चेक करते हैं तो एक्चुअली एफिशिएंसी निकल के आती है आपकी वर्क डन। यहाँ से एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू कितना आउटपुट हुआ, ऐसे लिखती हूँ, कितना आउटपुट हुआ, मुझे कितना आउटपुट मिला इस मेरे इंजन से, अपॉन मैंने कितना इसको इनपुट दिया था। इस चीज से आप इस नीटा को, एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला मुझे वर्क कितना मिला था वो तो मैं देख लूंगी, आउटपुट कितना मिला उससे तो मैं वर्क ही बोलूंगी कि कितना मेरा वर्क करके दिया है। इनपुट क्या था, तो इनपुट था QH, दैट मीन्स हाई टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब्ड आपकी एनर्जी, जो आपने हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब करी। यहां से मैंने बोल दिया कि QH अमाउंट ऑफ हीट मैंने इसको प्रोवाइड करी, इसने वर्क में कन्वर्ट करा, और यहां से QC अमाउंट इसने लॉस कर दिया कि हीट इसने लॉस कर दी। तो जो हीट लॉस एट लोअर टेम्परेचर है मैंने उसको QC बोल दिया, जो हीट एब्जॉर्ब्ड एट हाई टेम्परेचर है उसको QH बोल दिया। इस प्रोवाइडेड QH एनर्जी से यहाँ पे वर्क हो रहा है तो मैंने उसको W लिख दिया। इस तरीके से मैंने क्या किया, इसकी एफिशिएंसी को डिफाइन किया ऐसे। बताइए भाई, ये पॉइंट क्लियर है। अभी आगे जाके हम यही देखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी 100% तो नहीं आ रही, फिर भी अपने आप में कार्नोट इंजन सबसे एफिशिएंट इंजन होता है, क्योंकि जितनी भी आप चीजें लगा सकते थे, आप प्रोसेस लगा सकते थे, आपने सब कुछ वो करके इस इंजन को मैक्सिमम एफिशिएंट बनाने का ट्राई किया, ठीक है। अब देखना, इसके बाद में अगर मैं इस तरीके से डिफाइन करती हूँ कि यहाँ पे प्रेशर सपोज P1 V1 वॉल्यूम T1 थी, आइसोथर्मल रहने वाला है तो टेम्परेचर सेम रहेगा थ्रू आउट दिस जर्नी, तो मैंने बोला प्रेशर P2 V2 और टेम्परेचर इज स्टिल T1, राइट। अगर आप इस पे आते हैं तो प्रेशर आपका P3, वॉल्यूम आपका V3 और टेम्परेचर आपका मैंने बोल दिया T2 हो गया, राइट। इधर आने पर मैंने बोल दिया प्रेशर कुछ P4, वॉल्यूम कुछ V4 और टेम्परेचर के लिए बोला कि फिर से आइसोथर्मल था तो टेम्परेचर T2 मेंटेन रहेगा। बिल्कुल सही बात है। अब सुनना देखो, इसके बाद में अगर यहाँ से टोटल W कैलकुलेट किया जाता है, जो कि अभी मैं नहीं करी, इट विल बी अ वेरी टाइम टेकिंग थिंग। अगर हम पूरा यहाँ पे ड्राइव करते हैं तो W निकल के आता है माइनस का NR ln V2 बाय V1 T1 माइनस का T2, राइट। ये चीज आपकी पूरी W इस टोटल पूरी जर्नी में, पूरे साइक्लिक प्रोसेस में इस तरीके से निकल के आता है। व्हाट इज T1, व्हाट इज T2, तो वी कैन राइट इट एज कि T1 को आप कह सकते हैं TH, दैट मीन्स T हाई, इसको आप कह सकते हैं हाई टेम्परेचर। क्या कह सकते हैं, हाई टेम्परेचर, राइट। जो T2 है, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं चाहते ना, तो T1 T2 से बेटर आप उसको TH TC रखा कीजिए, क्योंकि T1 से आप कंफ्यूज होंगे तो TH बोलोगे हाई टेम्परेचर, T2 को TC बोल सकते हो कि लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो मैंने T2 को TC डिफाइन किया, दैट मीन्स लो टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर, राइट। इस तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया, यहाँ पे TH माइनस TC में लिख सकती हूँ, राइट। इस तरीके से मेरा ये एक्सप्रेशन निकल के आता है W का फॉर दिस साइक्लिक कार्नोट साइकिल, राइट। अब सुना देखो, इसके बाद में ये चीज तो हुई W की, ठीक है। अब W आपसे क्वेश्चन पहली बात आता है कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो कार्नोट साइकिल को जब आप देखोगे, इस टॉपिक को काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि CSIR नेट में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, गेट में आप देखेंगे तो भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन आता कैसा है, या तो क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इस पे आएगा, दैट मीन्स एफिशिएंसी पे आएगा, या फिर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ग्राफ्स पे भी। IIT जैम में तो ये चीज़ पूछी गई है जहाँ पे ग्राफ से वो चीज़ पूछते हैं कि इसके अलावा PV कर्व में अभी आपने इसको शो किया है, TS में भी शो कर सकते हैं, H और S में भी, मतलब बहुत सारे मल्टीपल ग्राफ्स भी इसके हो सकते हैं जहाँ पे आप इसे शो कर रहे हो, ठीक है। तो ग्राफ का भी क्वेश्चन हो सकता है, इस पे नीटा पे भी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। इसको मैं आगे लेके चलती हूँ और पहले आपसे बात करती हूँ नीटा पे, दैट मीन्स एफिशिएंसी पे। किस पे बात करती हूँ, एफिशिएंसी पे बात करती हूँ कि एफिशिएंसी ऑफ दिस कार्नोट इंजन। तो अब देखना, इसको समझना, यहाँ से ना इसे हम 3 कैटेगरीज में एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसके फॉर्मूले को, कि 3 टाइप से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। सुनना देखना, पहली सबसे बेसिक बात जो नीटा की थी वो ये थी कि नीटा को हम डिफाइन करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट से। किससे डिफाइन करते हैं,
आउटपुट अपॉन इनपुट से, और मैं एक बात बोल सकती हूँ, आउटपुट तो इसका वर्क डन है कि कितना वर्क किया है, तो यहाँ लिख रही हूँ मेरे इसका हीट इंजन ने कितना वर्क डन करके दिया है, अपॉन इनपुट क्या था, जितनी आपने हीट दिया, दैट मीन्स QH जो हीट एब्जॉर्ब हुई थी एट हाई टेम्परेचर, ये मेरा हुआ नीटा सिंपल, राइट। अब सुना देखो, अगर इसे टेम्परेचर के टर्म्स में डिफाइन करें ना, तो इस पूरे को आप टेम्परेचर के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो। देखना कैसे, नीटा को मैं डिफाइन कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर TH माइनस TC अपॉन में TH, राइट। अभी इन शॉर्ट इसको इतना ही रखते हैं कि इस तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, नीटा को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी डिफाइन कर सकती हूँ। और सुनना देखो, इसके बाद में अगर मुझे इसी नीटा को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ हीट, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ QH माइनस QC, ये एक्चुअली यही स्मॉल q ही है, तो मैंने लिखा यहाँ पे QH माइनस ऑफ QC अपॉन में QH, राइट। इस तरीके से मैंने इसे याद किया। अब सुनो देखो, कंफ्यूजन कहाँ होता है सब स्टूडेंट्स को, वो सुनना। यहाँ पे जनरली होता क्या है, जब आप इस वर्क डन को देखते हैं, और इस वर्क डन को जब आप देखोगे ना, तो पूरी थ्रू आउट साइकिल से देखोगे, 4 जो वर्क डन हम ऐड करके लेके आ रहे हैं ना, यहाँ से समझना देखो, इसमें आपने 4 वर्क डन ऐड करे हैं। आप जब थ्रू आउट पूरे उसके डेरिवेशन से जाओगे तो नोटिस करोगे कि 2 वर्क डन तो कैंसिल ही हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होके, कि एक का साइन पॉजिटिव एक का नेगेटिव, वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। जो 2 वैल्यू मिलती है वो आपको आइसोथर्मल वाले एक्सप्रेशन से मिलती है। इट मीन्स जो क्यू भी आएगा ना, वो आपका आइसोथर्मल वाले एक्सप्रेशन से निकल के आता है, जिसको यूजुअली अगर ऐसे लिखा जाए तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि QH और एक को लिख सकती हूँ QC। यहाँ पे मॉड्यूलस इसलिए लगाते हैं ताकि किसी भी तरीके का साइन कंफ्यूजन कोई भी ना हो। और एक बेटर बात समझना, जब भी आपको हीट एब्जॉर्ब्ड को शो करना हो ना, यहाँ पे मैंने लिखा हीट गेन या हीट एब्जॉर्ब्ड, तो उसको आप पॉजिटिव साइन से रिफ्लेक्ट करते हैं। जब भी आपको हीट लॉस को समझाना हो तो आप उसे नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। और एक बात, जब भी आपको न्यूमेरिकल करने हो तो मैं एक बात आपको बोलती हूँ कि कभी भी आप उसको इस तरीके से मत चलना, ये पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा होगे कंफ्यूज। सिंपल तरीका क्या है, आप इसको याद रखो, जब आप इसको याद रखते हो QH माइनस QC को, तो कोई साइन एडिशनल आपको नहीं लगाना पड़ता। QH अगर क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि हीट एब्जॉर्ब्ड 50 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट हायर टेम्परेचर, समझ जाना हायर टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब्ड, इट मींस QH की बात हुई है, तो डायरेक्टली 50 पुट करना है, राइट। आपको बोल रहे हैं हीट लॉस एट सपोज करो 20 केल्विन और वो है 50 जूल, ऐसे कुछ बोल दिया, तो जो आपकी हीट लॉस हुई है 20 केल्विन पे, मतलब लोअर टेम्परेचर पे, आपको मेंशन होंगे, एक 50 मेंशन होगा 50 केल्विन, एक 20 केल्विन, समझ जाना हाई टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर। जो हीट लॉस एट लोअर टेम्परेचर है, इट मींस वो QC है। विदाउट एनी साइन आपको उसको पुट करना है QC का मैग्नीट्यूड ओनली। जब आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो ना, तो इसमें आपको साइन एडिशनली कुछ भी और नहीं लेने, QH का मैग्नीट्यूड सीधे पुट, QC का मैग्नीट्यूड सीधे पुट करना है, आंसर आएगा आपका एकदम करेक्ट, राइट। तो जब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना हो, आप सिंपली ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो, दैट मीन्स TH माइनस TC अपॉन TH या फिर QH माइनस QC अपॉन QH। अब सुनना देखो, ऐसा इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि जब ये बात आप याद रख पाते हो टेम्परेचर की टर्म्स में, तो एग्जैक्ट रिलेट करके आपको ये याद रहता है हीट के टर्म्स में, तो कुछ भी एडिशनल हमें याद ही नहीं रखना पड़ता। जब QH माइनस QC TH माइनस TC हो रहा है तो QH माइनस QC भी याद हो जाता है, राइट। अलग से इनमें उलझोगे ना इन चीज़ों में, तो फिर आप गड़बड़ा सकते हो। तो आपको कोई डाउट नहीं रखना, हमेशा QH माइनस QC अपॉन QH लो, कोई साइन आपको एडिशनल नहीं लगाना, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी करेंगे अभी आपको और समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो आपको सिंपल ये क्वेश्चन, मतलब ये वाले फॉर्मूले देखते हुए क्वेश्चन आप देखना सॉल्व हो रहे होंगे, बहुत आराम से हो रहे होंगे, राइट। तो ये कुछ बातें थी आपकी नीटा पे, दैट मीन्स एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन पे, जहां से गेट हो गया या CSI या नेट हो गया, बहुत बारी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आती हूँ जरा मैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अब, तो सुना देखो। इससे पहले मुझे एक बार बात करनी चाहिए कार्नोट रेफ्रिजरेटर की, मैं वो भी बात आपसे कर लूँ, उसके बाद अल्टीमेटली आई विल कम टू क्वेश्चंस। सुनना देखो, अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करती हूँ तो कार्नोट साइकिल की तरह ही कार्नोट रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है। अब इसमें लेकिन काम उल्टा हो रहा है, वहाँ पे आपका जो नीटा था, जो एफिशिएंसी थी, उसको आप डिफाइन करते थे आउटपुट अपॉन इनपुट से। यहाँ पे भी इसकी एफिशिएंसी दैट मीन्स बीटा डिफाइन होता है, जिसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी कहा जाता है, ठीक है। अब सुनना, बीटा को भी आउटपुट अपॉन इनपुट से आप डिफाइन करते हो, राइट। आउटपुट क्या है तो मुझे बताइए, एक फ्रिज का जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है आपका, उस रेफ्रिजरेटर का आपका काम क्या रहता है,
उसका काम रहता है आपके प्रेजेंट सब्सटेंस में से हीट को एब्स्ट्रैक्ट आउट करना, राइट। तो मैंने लिखा आउटपुट में यहाँ से कि हीट बाहर ले ले वो एट लोअर टेम्परेचर, यही उसका काम है, राइट। तो इनपुट क्या है, इनपुट को बोलूंगी इनपुट है वर्क डन, कि उसने कितना काम किया है ये तो वो करेगा, राइट। काम तो हो रहा है और रिजल्ट में एज अ रिजल्ट आपको हीट एब्स्ट्रैक्टेड आउट मिल रही है। तो मैंने बोला जो आउटपुट है वो आपको हीट एब्स्ट्रैक्टेड आउट मिलेगी, दैट मीन्स QC मिलेगी। जो इनपुट है वो आपने काम किया है तो वो मैंने W रखा है। अब सुनना, यहां से एक बात बोल सकती हूं, जो फॉर्मूला बनेगा आपका बीटा का वो कुछ इस तरीके से आएगा कि बीटा इज इक्वल्स टू QC अपॉन में QH माइनस QC। जो आप वर्क डन को डिफाइन करते हैं ना, वो तो QH माइनस QC पे ही कर रहे हैं। तो मैंने लिखा ये आपका फॉर्मूला बीटा के लिए डिफाइन हुआ। तो मैम क्या टेम्परेचर के लिए नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसे आप लिख सकते हैं TC अपॉन में TH माइनस TC। ये आपने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। बताइए भाई, पहले आपने इसको जनरल डिफाइन किया कि QC अपॉन में वर्क डन, फिर एक बार डिफाइन किया हीट में, फिर एक बार डिफाइन किया टेम्परेचर में। इस तरीके से आपका ये जो निकलता है एफिशिएंसी, ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए निकलती है, जो भी आपको आनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहां से भी क्वेश्चन आता है। एक बात और सुनना, एक रिलेशन आता है आपके इस बीटा में, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और नीटा में दैट मीन्स अभी जो एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की थी, इनमें जो रिलेशन पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन में नीटा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये आपका रिलेशन रहता है दोनों एफिशिएंसीज में से, ठीक है। तो कभी कोई एक्सप्रेशन पूछ लिया जाए तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा इस चीज से कि यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछता है देन यू शुड नो। एक तो हो गई एफिशिएंसी आपके रेफ्रिजरेटर की, एक हो गई आपकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की। क्लियर है इतनी चीज? अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं जरा उन पे आते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका CSIR दिसंबर 2012 का पूछा गया है। इसको एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपने कर भी लिए होंगे क्वेश्चंस, अगर आपने पढ़ा है चैप्टर तो आपको पता होगा। सुनना, देखो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि अ कार्नोट इंजन टेक्स अप 90 जूल ऑफ हीट। तो यहाँ से बोल रहे हैं 90 जूल ऑफ हीट। अब पढ़ना ये किस पे है, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दी सोर्स से है, कैप्ट एट 300 केल्विन, इट मीन्स ये QH है, क्योंकि सोर्स मींस हाई टेम्परेचर होता है आपका, तो मैंने QH लिया। और कितना है, 90 जूल है, तो मैंने लिखा 90 जूल हीट डिफाइन है। और TH जो डिफाइन है वो 300 केल्विन डिफाइन है, तो यहां से लिखा 300 केल्विन। इतनी बात सही है? आगे सुना, देखो द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। अब बोल रहे हैं इनमें से जब आपको स्टेटमेंट पढ़ने होंगे तो इन स्टेटमेंट को देखना। यहाँ पे सब में जो हीट है वो लॉस है एट सिंक, की हीट लॉस एट सिंक एट दिस टेम्परेचर वो इतनी है। तो अल्टीमेटली हमें जो निकालना है वो QC और TC के बारे में बात बतानी है। हमें बताना है कि कितनी हीट लॉस है एट लोअर टेम्परेचर, दैट मीन्स कितनी हीट आपने सिंक पे लॉस करी है, यही चीज बतानी है। सुनना, देखो कैसे करना है इसे। अगर नीटा को देखती हूँ तो नीटा दो तरीके से डिफाइन होता है, या तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ कि QH माइनस QC अपॉन QH, या फिर TH माइनस TC अपॉन TH, राइट। इन दो तरीके से नीटा को डिफाइन करते हो आप। चलती हूँ एक बार नेक्स्ट में। सुनना, देखो नीटा को डिफाइन करने के लिए दो पाथवे हैं, या तो उसको डिफाइन किया जाए नीटा इज इक्वल्स टू QH माइनस QC अपॉन QH, और नीटा को आई कैन डिफाइन लाइक TH माइनस TC अपॉन TH। बिल्कुल सही बात है ना? अब सुनना, देखो इसके बाद में जब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस QC अपॉन में QH, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस TC अपॉन में TH, राइट। ये भी नीटा की वैल्यू है, ये भी नीटा की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ। दोनों को इक्वल रख के एक बात बोल सकती हूँ कि QC अपॉन में QH इज इक्वल्स टू TC अपॉन में TH। बताइए भाई, ऐसे लिख सकती हूँ ना? अब सुनना, देखो उन्होंने आपसे बोला है कि हीट एब्जॉर्ब्ड एट हायर टेम्परेचर, वो आपके पास में कितनी गिवन है, 90 जूल गिवन है। इट मीन्स ये मुझे गिवन है, ये भी मुझे गिवन है। मेरे से QC और TC के बारे में बात पूछी गई है, तो मैं देखना इसे कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, समझना। देखो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि QC अपॉन में TC लिख देती हूँ, और यहाँ से QH अपॉन में TH लिख देती हूँ। इसको मैं उधर लेके चली गई बस। आप सुना, यहाँ से ये वाला रेशो आपको 90 अपॉन में 300 बोल रखा है, राइट। अगर मैं इसे कैंसिल करती हूँ तो अल्टीमेटली ये 3 3 9 और 3 1 3 0, राइट। तो मेरे पास में QC अपॉन TC का रेशो ये आना चाहिए, दैट मीन्स 3 अपॉन में 10 आना चाहिए। तो आई वुड से वो करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही बात है। जरा चेक करती हूँ किस ऑप्शन में ये चीज बन रही है कि 3 अपॉन में 10 आ रहा है। चेक करते हैं।
पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो अब हमको सिंपल क्या निकाल के चेक करना है, QC अपॉन में TC आपको चेक करना है, किसके लिए 3 अपॉन में 10 आता है, जिसके लिए आ गया वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इट ट्रांसफर 60 जूल ऑफ हीट एट सिंक एट 200 केल्विन, तो मतलब मेरे को 60 अपॉन में 200 मिल गया QC और ये मिल गया TC। कैंसिल आउट करूंगी तो ये 3 अपॉन में 10 ही आ रहा है, राइट। आगे भी आप चेक कर सकते हो, 50 अपॉन में 200 रख के देख लो, सिमिलरली 60 अपॉन 250 या फिर 50 अपॉन 250, कहीं भी आपको 3 अपॉन में 10 नहीं देखने को मिलने वाला। इट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। तो जब आपसे CSIR दिसंबर 2012 में ये चीज पूछी गई थी तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट था। बताइए भाई, कर लेंगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट में, कभी आपसे कैलकुलेशन करा के, कभी ऐसे स्टेटमेंट पूछ के आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं, आपको रेडी रहना है, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ती हूँ, अब सुनना देखो। इसके बाद में अगर नेक्स्ट पे जाती हूँ, ये आपसे पूछा गया है CSIR जून 2017 में, और ये मोस्टली लोगों से गड़बड़ हुई थी, क्यों हुई थी जरा वो पढ़ना। इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, इस क्वेश्चन को एक बार आप रीड करो। देखो आपसे बोल रहे हैं द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड बाय एन इंजन टू ट्रांसफर 50 जूल ऑफ हीट, 50 जूल ऑफ हीट आपकी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम अ रिजर्वर ऑफ 300 केल्विन टू वन एट 300 सॉरी रिजर्वर एट 100 केल्विन टू वन एट 300 केल्विन, राइट। एक बात बताओ, अगर हम कार्नोट इंजन की बात करते थे तो वहां पे तो हीट जो होती थी वो हीट आपकी एब्जॉर्ब्ड होती थी, राइट, एट हायर टेम्परेचर, उसको आप QH बोला करते थे। बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ कि वो आपकी QH होती थी, दैट मीन्स हीट एब्जॉर्ब्ड एट हाई टेम्परेचर। बट मैम यहाँ पे तो ये लोअर टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इट मीन्स ये जो बात हो रही है ना वो किसकी हो रही है, फिर कार्नोट इंजन की नहीं हो रही, ये आपके कार्नोट किसकी हो रही है, रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, जिसने हीट को एब्जॉर्ब करा है, यहां लिख रही हूं हीट जिसने एब्जॉर्ब करी है भाई एट लोअर टेम्परेचर, इसने लोअर टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब करी है, TC से इसने हीट एब्जॉर्ब करी है, इट मींस QC इसकी हीट एब्जॉर्ब्ड है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं, कि इसने लोअर टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करा है, इट मींस ये इंजन कार्नोट इंजन नहीं, ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर है। अभी की क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि जो चीज आपका जो सिस्टम लोअर टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करता है वो रेफ्रिजरेटर होता है। बिल्कुल सही है। अब सुनना, तो आपसे यहाँ पे ये जो दे रखी है वैल्यू, एक्चुअली ये QC दे रखी है, तो मैं QC लिख सकती हूँ 5 जूल गिवन है, राइट, और मुझे यहाँ से TC गिवन है टेम्परेचर कोल्ड, दैट मीन्स कितना 100 केल्विन गिवन है, और जो मेरे को TH गिवन है वो कितना गिवन है भाई, वो मेरे को 300 केल्विन गिवन है। पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है मिनिमम वर्क, दैट मीन्स W की आपसे वैल्यू पूछी गई है। बताइए भाई, जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूजिंग हो सकता है जब आप इसको कार्नोट इंजन से रिलेट करेंगे, थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है कि हीट जो निकाली गई है या हीट जो एब्जॉर्ब्ड है वो लोअर टेम्परेचर पे हो रही है, इट मीन्स ये QC है, और ऐसी चीज रेफ्रिजरेटर में ही होती है। सही है इतनी बात। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, सुनना बात। इसके बाद में आई कैन से जो मेरा बीटा होगा उसको मैं कैसे डिफाइन करती हूँ, तो यहाँ पे लिखती हूँ QC अपॉन में W, राइट। और इसी चीज को हम और कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं TH, यहाँ से लिख सकते हैं TC, और अपॉन में TH माइनस TC। अभी मैंने आपको पीछे आज ही की क्लास में अभी करवाया है कि इस तरीके से आप बीटा को डिफाइन करते हैं। बताइए भाई, कर सकते हैं ना। आगे सुनना, तो यहाँ से मुझे QC तो गिवन है, राइट, QC कितना गिवन है 5 जूल, तो मैंने लिखा 5 जूल मुझे गिवन है। W हमसे पूछा गया है, यहाँ से लिख रही हूँ वर्क डन, ये चीज तो पूछी हुई है, राइट। आगे बढ़ते हैं, आपको TC गिवन है 100, राइट, TH आपको कितना गिवन है 300, राइट, और ये भी TC भी आपको कितना है 100, तो अल्टीमेटली आपको वर्क डन चाहिए। यहाँ से इसको 5 अपॉन में W बोल सकती हूँ, यहाँ से 100 अपॉन में 200 बोल सकती हूँ, राइट। 20 से 20 कैंसिल कर सकते हैं। सिंपली व्हाट आई कैन राइट कि 5 इंटू 2, और ये जूल चल रहा है, इक्वल्स टू W आ रहा है, इट मीन्स 10 जूल इसका W जो था वो आंसर था। इस तरीके से बताइए भाई, हो जाएगा सिंपल, बहुत अच्छे से ये आंसर निकल के आ रहा था, बट पॉइंट यही याद रखना था कि ये रेफ्रिजरेटर था। ये क्या था, ये रेफ्रिजरेटर था, बस आपको ये पॉइंट ध्यान होना चाहिए था। इट मीन्स आपका 10 जूल वाला ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन था। बताइए भाई, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ये नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को CSIR नेट दिसंबर 2017 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो अभी आपने पढ़ा कार्नोट साइकिल, एग्जैक्ट आपको वही अप्रोच इस क्वेश्चन समझा रहा होगा। देखना क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना। क्या पूछ रहे हैं आपसे,
वन मोल ऑफ एन आइडल गैस आपसे बोला गया है अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस की ए बी सी डी, अगेन ए को आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए थ्रू 4 रिवर्सिबल स्टेप में आपकी ये चीज कवर हुई है पूरी। टोटल वर्क डन इन द प्रोसेसेस आपसे पूछा गया है टोटल वर्क डन कितना हुआ होगा जब आप कंप्लीटली ए बी सी डी एंड अगेन ए को आए हैं, दैट मीन्स साइक्लिक प्रोसेस में आप अगर गए होंगे तो इस तरीके से आपसे पूछा है टोटल वर्क डन क्या होगा। अब एक बात सुनना, देखो जब आपसे अभी मैंने पीछे एक चीज डिस्कस करी थी कि जब इस वर्क डन को निकालना होता है तो हम W फर्स्ट प्लस W सेकेंड प्लस W थर्ड एंड W4 करके निकालते हैं, मतलब चारों स्टेप का जो वर्क डन है वो हम टोटली प्लस करके कैलकुलेट करके इस तरीके से बता देते हैं, यही चीज बोली थी। अब सुनना देखो इसको, अगर यही बात है तो इससे आगे हम प्रोसीड करते हैं। अगर मैं W1 की बात करती हूँ, दैट मीन्स इस AB प्रोसेस की बात करती हूँ, इस प्रोसेस की, तो ये आइसोथर्मल है। कैसे दिख रहा है मैम ये आइसोथर्मल है? आराम से ये चीज दिख रही है, जरा इसको यहाँ देखा करो ऐसे। जब आप इसको इस साइड में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये एक ही टेम्परेचर पे है। इट मीन्स ये कैसा प्रोसेस है? आई कैन राइट ये AB आपका आइसोथर्मल है। कैसा है? आइसोथर्मल है। जब आप BC इस प्रोसेस में देखेंगे, B to C में जब ये जा रहा है तो आप बोलेंगे कि ये प्रोसेस कैसा है? बोलेंगे ये प्रोसेस आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। कैसा है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे चीज हो रही है, मैंने बोला आइसोकोरिक है। सिमिलरली जब मैं CD के लिए बोलूंगी तो बोलूंगी ये प्रोसेस भी आइसोथर्मल है, इसके लिए भी क्या बोल सकती हूँ? आइसोथर्मल। और जब मैं DA के लिए बात करूंगी तो मैं बोल दूंगी ये प्रोसेस कैसा है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। बताइए। और एक बात हमको अच्छे से समझ में आती है कि जब भी प्रोसेस आइसोकोरिक होता है ना, एक बात हमें पता है, जब भी प्रोसेस आइसोकोरिक होगा मैम वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट मींस डीवी आपका जीरो है, और जो डब्ल्यू डिफाइन होता है माइनस का PdV। मैम डीवी ही जीरो हो गया तो डब्ल्यू भी क्या निकल के आएगा? बोलेंगे ये भी जीरो आएगा। तो दो प्रोसेस में तो अल्टीमेटली वर्क डन आपको वैसे ही जीरो मिल रहा है। कौन कौन से? बोलेंगे ये C to B वाला हो गया या फिर ये D to A वाला हो गया। हमने बोला दोनों ही प्रोसेस में, मतलब सेकंड वाला पॉइंट भी मैं हटा सकती हूँ और एक मैं फोर्थ वाला पॉइंट भी हटा सकती हूँ, ये बोल के, सॉरी हाँ फोर्थ वाला पॉइंट भी मैं हटा सकती हूँ, ये चीज बोल के कि आराम से यहाँ से दिख रहा है कि दोनों प्रोसेस में W कैसा है? जीरो है। तो बचा कौन? सिर्फ WA के लिए कैलकुलेशन कर लो और थर्ड के लिए कर लो, आंसर यहीं से आ रहा था, राइट। तो दोनों आइसोथर्मल ही तो है। AB की बात करूँ या CD की, मतलब ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला दोनों आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का वर्क डन मैंने आपसे लास्ट क्लास लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था, इसी को आगे बढ़ाती हूँ। सुना देखो, अगर मैं बोलती हूँ आइसोथर्मल का वर्क डन तो यहाँ लिख रही हूँ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। जब हमें बात करनी होती है आइसोथर्मल के वर्क डन की तो देखो कैसे लिखते हैं। यहाँ से लिख रही हूँ कि W आपका होता है माइनस का nRT ln V2/V1। ये मैंने एक जनरल सा वर्क डन लिख दिया। अब हम देख लेंगे कौन सा तो टेम्परेचर है और कौन सी वॉल्यूम इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही बात है ना। मैंने लिखा W आपका W1 प्लस W3 से आ रहा है, यहीं से आ रहा है। 2 और 4 तो जीरो हो गए, तो यहाँ से मैंने बोला W1 में लिख सकती हूँ माइनस का nRT1 ln V2/V1 और प्लस में W3 को लिख सकती हूँ माइनस का nRT, अभी सिर्फ T लिख रही हूँ और V2/V1 लिख रही हूँ। अब जरा जाके मैं वॉल्यूम चेक कर लेती हूँ। तो जब मैं क्वेश्चन पे आऊँगी बोलूंगी A से B के लिए तो T1 डिफाइन हो रहा है और V1 V2, मतलब फाइनल वॉल्यूम की बात करूंगी तो V2 है, इनिशियल V1 है, एकदम ठीक है। जब मैं थर्ड प्रोसेस में बात करूंगी तो बोलूंगी टेम्परेचर T2 है, फाइनल वॉल्यूम इसकी V1 है, इनिशियल वॉल्यूम इसकी V2 है। तो यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ से एक चीज को डिफाइन करूंगी कि टेम्परेचर तो T2 है, फाइनल वॉल्यूम इनकी V1 है, तो यहाँ से बोल दूंगी इसको इस तरीके से ln V1 अपॉन में V2 की फाइनल अपॉन इनिशियल लिखते हो तो V1 अपॉन V2 लिख दिया, एकदम ठीक है। बट मैम ये मैच नहीं हो रहे, तो इनको मैच कराने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से माइनस का nRT1 लिख सकते हैं ln V2/V1 और इसको आप प्लस माइनस माइनस लिखोगे वैसे तो, लेकिन मैं इस रेशो को उल्टा कर रही हूँ तो फिर से मैंने माइनस लगाया, सॉरी प्लस लगाया और यहाँ से nRT2 ln मैं बोल दूंगी V2 अपॉन में V1। समझ में आया मैंने कैसे किया? प्लस माइनस अल्टीमेटली माइनस ही आना था, लेकिन मुझे चाहिए V2/V1, तो इस रेशो को मैं उल्टा करूंगी और जैसे ही रेशो को उल्टा कर रही हूँ तो माइनस की जगह मैंने प्लस लगा दिया, बस इतना सा काम किया। इसे बोल दिया nRT2 ln V2/V1। इतना पॉइंट क्लियर है? आप सुनना, इतना पोर्शन कॉमन आ रहा है ln V2/V1 इसमें से भी, तो अल्टीमेटली देखना इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ। सुनना देखो, इसके बाद में यहाँ से W इस तरीके से डिफाइन हो सकता है, देखना इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट करके वी कैन राइट W को हम लिख सकते हैं इन दोनों को माइनस का nRT1 ln V2/V1 और माइनस प्लस ऑफ nRT2
और ln V2/V1 लिख सकती हूँ इस तरीके से। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको इसको कंसाइज करके आंसर बताना है कि जो W आएगा ना एक्चुअली वो कैसे आएगा। यहाँ से लिख सकती हूँ N भी कॉमन, R भी कॉमन, राइट, ln V2/V1 भी कॉमन, तो अंदर बच क्या क्या T2 और माइनस का T1, बस ये चीज़ बच गई। ये मेरा W निकल के इस तरीके से आ गया। बताइए भाई, ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे किया। इट मीन्स मेरे पास सिंपली निकल के आ रहा है कि मैंने T1 को अंदर कर दिया, T2 को यहाँ कर दिया और ऐसे आंसर को एक्सप्रेस कर दिया। अब जाके ऑप्शंस को चेक करना बचा बस। व्हेन यू विल चेक दी ऑप्शंस, आपको दिख रहा है कि ऑप्शंस में तो T1 और T2 की फॉर्मेट में चीज़ पूछी गई है, राइट। तो हम भी आंसर को एक्सप्रेस कर सकते हैं T1 और T2 में। मैंने T2 T1 में किया है ना, इसको T1 T2 में भी कर सकते हैं। क्या करना होगा, कुछ नहीं, बाहर माइनस लगा दो, R NR ln V2/V1 और यहाँ से T1 माइनस T2 बोल दो। बताइए भाई, हो जाएगा इस तरीके से। ये लीजिए, ये आ गया आपका W। इस तरीके से मैंने क्या किया, इस W को डिफाइन कर दिया। तो जब मैं मैच करूंगी ऑप्शन से, मुझे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन मुझे करेक्ट होता दिख रहा है, जहां पे W की वैल्यू NR, N अगर 1 ले लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में 1 मोल बोला था, तो N को आप 1 मोल पुट कर सकते हो, तो R T1 माइनस T2 ln V2/V1, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन था। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन CSIR दिसंबर 17 का, बहुत मतलब पुराना भी नहीं है। आपसे ऐसे देख लो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके लिए रेडी रहो। कार्नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो कुछ और ग्राफ, कोई और आपके प्रोसेस लेके, जैसे उसमें एडियाबेटिक और आइसोथर्मल है तो इन्होंने आइसोकोरिक ले लिया, राइट। ऐसे कुछ अलग से अगर लेके बात होती है तो उसके लिए भी आपको वर्क डन निकालना आना चाहिए। और ये बात मैंने आपसे पहले ही कर ली इन लेक्चर नंबर 2, जहां मैंने आपको सारे प्रोसेस में वर्क डन निकालना सिखाया था कि एडियाबेटिक होगा तो वर्क डन कैसे, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक होगा तो वर्क डन कैसे, राइट। ये प्रोसेस, ये सारे वर्क डन निकालना मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में सिखा चुकी हूँ, राइट। चलिए भाई, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और बात करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के ये क्वेश्चन आपको मिलता है CSIR दिसंबर 2019 का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपकी बहुत अप्रोच डेवलप होगी। देखना, सुनना, बहुत आराम से समझना। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं समझने के लिए। सुनना, देखो, इस क्वेश्चन को एक बार आपको ट्राई भी करना चाहिए खुद से, ठीक है। और अगर आप कर लेते हैं उसके बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन भी सुनना, देखो कैसे आती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन को रीड करती हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है 1 मोल ऑफ एन परफेक्ट मोनोटॉमिक गैस इज पुट थ्रू अ साइकिल शोन इन द फिगर, द टोटल वर्क इन जूल। आपसे पूछा है जूल में आंसर करना है आपको। आप पढ़ लिया करो आपसे आंसर किस में पूछा है, क्योंकि प्रेशर आपसे बार में ले रखा है यहाँ पे और आपका वॉल्यूम लीटर्स में ले रखा है, इसलिए पहले क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है कि आपसे यूनिट क्या ली है। तो जूल में आपसे फाइनल आंसर पूछा गया है, ठीक है। कन्वर्जन भी आपको दे रखा है कि जब 1 लीटर बार आप लेंगे कहीं तो उसको आप 100 जूल बोल सकते हैं, ठीक है। आगे आपसे बोल रहे हैं ड्यूरिंग दिस साइकिल, आपसे वर्क डन पूछ रहे हैं टोटल क्या आएगा। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया है कि जब भी आपको इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना होता है तो आप W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 करके ये चीज निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप टोटल ऐसे ऐड करके W's को बता सकते हैं कि ये टोटल वर्क डन होगा। सही है बात। अब सुनना, पहले प्रोसेस में मैं अगर आती हूँ, इसको अच्छे से देखना, देखो अगर मैं पहले प्रोसेस पे सबसे पहले आती हूँ तो मुझे एक बात दिखती है कि ये एक इधर लेके आया करो इस एक्सेस पे, तो आपको देखिएगा प्रेशर इस तरफ में बढ़ रहा है और इस कांस्टेंट प्रेशर पे ये कन्वर्जन आपको दे रखा है A to B का, राइट। ये साइकिल कैसे जा रही है मैं बताती हूँ। ये देखो, ये किस तरीके से, ये इस तरीके से चल रहा है D से A में, फिर यहाँ पे ये आना चाहिए ऐसा साइन, मैंने बोला D से A, फिर A से B, B से C एंड फिर C to D अगेन, यहाँ के आपका साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो ये एरो इस तरफ का होना चाहिए ऐसे। अब सुनना, देखो अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, अगर मैं A से B प्रोसेस की बात करूं तो वो कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है ऑफ 2 बार, राइट। तो अगर मेरे को इसके लिए वर्क डन निकालना होगा तो आई कैन सिंपली राइट कि W1, जिसको मैं AB वर्क डन कह रही हूँ, उसको मैं कैसे निकालूंगी, तो माइनस का प्रेशर और फिर यहाँ पे लिख सकती हूँ DV की वॉल्यूम चेंज, राइट। तो मैंने लिखा माइनस का 2, प्रेशर कितना है मेरे पास में 2 बार है पूरे कांस्टेंट AB पे, तो यही प्रेशर रहेगा। और यहाँ से जब वॉल्यूम चेंज DV निकाला मैंने तो वो फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स B पे देखो क्या वॉल्यूम है, तो 46.48, मैंने लिखा 46.48 माइनस विद इनिशियल जो A पे है वॉल्यूम, दैट इज 23.24 गिवन थी, तो लिखा 23.24 और ऐसे करके हमने ये W फर्स्ट निकाल लिया। लेकिन ध्यान देना, ये जो चीज़ आएगी, ये चीज़ आपकी किस में आएगी, ये तो आपका बार में चल रहा है, राइट। ये तो आपका बार में चल रहा है प्रेशर, और ये जो वॉल्यूम चल रही है ये एक्चुअली लीटर्स में चल रही है, तो ये लीटर बार यूनिट बन रही है, जबकि उनको W आपका जूल में चाहिए। तो इसको
आपको कन्वर्ट लास्ट में कर लेना है कि जो आपका फाइनल कुछ भी आ रहा है, सपोज एक्स आ रहा है तो वो लीटर बार में आ रहा है, राइट। इस लीटर बार को आप 100 जूल लिख के जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये काम आप कर लेना, ठीक है। तो ये पहली अप्रोच पता चली कि ए बी वर्क डन जब निकालना है तो वो इस तरीके से निकालना है कि माइनस पी डीवी की प्रेशर तो 2 बार है सॉरी, और डीवी वॉल्यूम चेंज मैंने फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल लिया। ये तो ईजी था। अब बात आती है इस बी टू सी प्रोसेस में जाने के ड्यूरेशन में एक्चुअली हो क्या रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलें, राइट। अगर ये बी टू सी में मैं जाती हूँ ऐसे तो मैं इसे क्या बोलूँ, तो मुझे है ना एक्चुअली चेक करना पड़ेगा पहले कि बी पे क्या रहता है पी और वी का वैल्यू, और सी पे क्या रहता है पी और वी का वैल्यू। देखना बहुत अच्छा पॉइंट बता रही हूँ यहाँ से। सपोज करो कि जब आप बी पे थे, पॉइंट बी पे थे, मैंने बोला जब आप पोजीशन बी पे थे, और एक जब आप पॉइंट मैंने बोला सी पे थे, राइट। सपोज जो आपने वैल्यू प्रेशर और वॉल्यूम की पी वी की निकाली वो कुछ आई यहाँ से y, इस पी वी पे भी इसकी वैल्यू आती है y, मींस सेम वैल्यू आपको मिलती है। तो ड्यूरिंग व्हेन यू मूव फ्रॉम बी टू सी आप एक बात बोल सकते हो कि जो मैम पीवी है ना वो कांस्टेंट रह पा रहा है। और पीवी कांस्टेंट कब रहता है, लास्ट लेक्चर याद करो, लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको बताया था, जब भी आपको पीवी कांस्टेंट मिले इट मींस वो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, आइसो थर्मल प्रोसेस है। जब भी आपका पीवी प्रेशर और वॉल्यूम इनकी वैल्यू पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट आता है, तो लास्ट लेक्चर में भी ये चीज सिखाई थी कि आप कह सकते हैं कि वो कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो जरा हम चेक कर लें, अगर हमें आइसोथर्मल मिल जाएगा तो वर्क डन निकालना आसान होगा, क्योंकि हम जानते हैं NRT/ln V2/V1 करके मैम वर्क डन आता है। तो वर्क डन निकालना इज ईजी फॉर अस, लेकिन पहले इसको आइसोथर्मल बोल भी सकते हैं कि नहीं, जरा वो चेक कर लिया जाए, वर्क डन तो निकाल लेंगे। सही है इतनी बात। तो आती हूँ इस पॉइंट बी पे, यहीं पे लेती हूँ इसे, सुनना देखो। इस पीवी के लिए मैं यहाँ चेक कर रही हूँ पॉइंट बी के लिए, पॉइंट सी के लिए मैं इस पीवी को यहाँ चेक करती हूँ, ठीक है। तो सुनना देखो, अगर मेरे को बात करनी है पॉइंट बी की, जाना पड़ेगा इस डायग्राम पे। सुना, इस पे प्रेशर है आपका बी पे 2 बार, राइट, और वॉल्यूम है इस पे आपकी 46.48। इतना क्लियर है। सुना इसके बाद में, तो अगर यहां से मैं लिखती हूं इसे, सॉरी, अगर मैं इसे लिखती हूं प्रेशर है 2 बार और मेरे पास वॉल्यूम है इनटू करके 46.48, तो अल्टीमेटली ये कुछ 96 समवॉट निकल के आएगा। ये आपका लीटर्स और बार में ये आंसर आ रहा है। पीवी की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको कुछ 92.96 समवॉट मिलेगी। ये मैंने बोला लीटर्स बार में आपका पीवी पॉइंट बी पे आ रहा है। यही प्रेशर और वॉल्यूम अगर आप चेक करते हैं पॉइंट सी पे, जरा देखते हैं इसे, देखना। पॉइंट सी के लिए अगर मैं चेक करूं तो वहां पे बोलूंगी प्रेशर है 1 बार और वॉल्यूम है 92.96। इट मीन्स अगर मैं यहाँ से लिख रही हूँ कि पीवी की वैल्यू एट पॉइंट सी सॉरी, तो बोलूँगी यहाँ से प्रेशर है मेरे पास में 1 बार और जो वॉल्यूम है वो 92.96 है। तो अल्टीमेटली ये मल्टीप्लाई होके दोनों वही मिलने वाले हैं, दैट मीन्स 92.96 लीटर बार ही मिलने वाला है। तो मुझे पता चल गया कि पॉइंट बी पे भी वही है, पॉइंट सी पे भी वही है, मतलब पीवी की वैल्यू थ्रू आउट बी टू सी जाने पे कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब जब भी मैं इस बी टू सी में मूव करूंगी ना, देखना यहाँ पे, जब भी मैं इस बी टू सी में मूव कर रही हूँ मेरे को पीवी कांस्टेंट मिल रहा है। और लास्ट लेक्चर की समझाई हुई अप्रोच यहाँ काम आती है कि इट मीन्स ये फिर आइसोथर्मल है। कैसा प्रोसेस है ये, आइसोथर्मल है। और आइसोथर्मल का वर्क डन तो हमें आराम से निकालना आता है, हम यहाँ पे जाके आराम से लिख सकते हैं। ये होगा माइनस का NRT, आप टेम्परेचर नोटिस करो कौन सा है, और वॉल्यूम भी नोटिस करो कहाँ से कहाँ को जा रहे हो। आप टेम्परेचर नोटिस करोगे तो आपको दिया ही नहीं है, तो अब दिक्कत आती है NRT में हम यूज कैसे करें। तो आपको पता है NRT की जगह हम पीवी भी यूज कर सकते हैं, राइट। सुना देखो, अगर आपको ये चीज आती है कि आइडियल गैस के लिए हम NRT की जगह में उसको पीवी भी लिख सकते हैं, तो सिंपली इसको रिप्लेस करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास में टेम्परेचर की वैल्यू नहीं है भाई। तो यहां से मैं इसमें NRT की प्लेस पे क्या लिख सकती हूँ, माइनस का पीवी और ln V2/V1 लिख सकती हूँ। बताइए भाई, और अभी अभी पीवी की वैल्यू मैंने थ्रू आउट चेक करी है कि चाहे मैं बी पे थी चाहे मैं सी पे थी, इसकी वैल्यू मुझे माइनस 92.96 मिल रही है। ln वॉल्यूम चेक कर लीजिए, इससे देखिए ये रहा। जब आपने वॉल्यूम देखी तो फाइनल बोलते हैं 92.96 है, इनिशियल बोलते हैं 46.48 है। बस जाके पुट कर लीजिए, यहाँ पे पुट कर लीजिएगा कि ये हो जाएगा 96.92 और ये 46 या 42 जो भी गिवन थी आपको, इस तरीके से ये आपका W आ गया। कौन से नंबर का, सेकंड नंबर का। बताइए भाई, इस तरीके से हो जाएगा क्या। इसको मैं बोल सकती हूँ ये मेरा सेकंड, ये मेरे पास में सेकंड W आ गया। बताइए, ये मेरा W2 आ गया।
ये अप्रोच समझ में आनी बेहद ज़रूरी है भाई, राइट। तो इस तरीके से मैंने निकाला ये कि ये मेरा सेकेंड डब्ल्यू इस तरीके से आया। आती हूँ जरा थर्ड डब्ल्यू पे। थर्ड की तो एक्चुअली जब मैंने यहाँ से बात की थी आपसे, एक सेकेंड कहाँ गई ये चीज़, अगर हम बात करते हैं अब थर्ड डब्ल्यू की, तो थर्ड में देखना, थर्ड डब्ल्यू में आप जा रहे हो सी से डी की तरफ, राइट। तो सिंपली आप क्या यूज कर सकते हो, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डीवी। पी आपका प्रेशर जो है वो 1 बार कांस्टेंट है, तो मैंने लिखा -1, और डीवी वॉल्यूम चेंज के लिए लिखा फाइनल, फाइनल वॉल्यूम डी पे कितनी है 23.24 माइनस इनिशियल दैट इज 92.96, राइट। इस तरीके से मैं यहाँ लिख सकती हूँ इसके बाद में कि अगर मुझे W3 कैलकुलेट करना है तो मैं बोलूंगी माइनस का पी डीवी, यहाँ से लिख रही हूँ माइनस पी और ये लिख रही हूँ डीवी, इट मीन्स माइनस ऑफ 123.24 सम वॉट है और माइनस 92.96 है, ऐसे कुछ करके ये आपका आंसर किस में आ रहा है, लीटर बार्स में आ रहा है। बताइए भाई, कर लेंगे जिसको आपको 100 से इंटू करके जूल में कन्वर्ट करना है, ये आपका W3 आ रहा है। अगर बात करते हैं W4 की, तो देखना बहुत सिंपली आप क्वेश्चन से ये बात समझ पाओगे। मैम W4 में D to A जा रहे हो जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे जा रहे हो, तो मैम ये तो जीरो ही होना है क्योंकि आइसो कोरिक है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जाते हैं, तो W मैम जीरो ही आता है क्योंकि DV जीरो है। तो यहाँ से ये फोर्थ वाला W तो मेरा हुआ जीरो। सिंपली मैं क्या बोलूंगी कि W4 तो है जीरो। अब अगर मुझे निकालना है टोटल W टोटल, तो मैं कैसे निकालूंगी, W1 जो मैंने निकालना सिखाया आपको अभी, W2, W3 और W4 करके आप इस चीज़ को इस तरीके से निकाल सकते हैं, और W4 तो जीरो ही था। जब आप टोटल सबको ऐड करोगे ना, और एक बात भूलना मत कि इसको आपको कन्वर्ट करना है जूल में, जब ये चीज़ आप कर दोगे तो आपको अल्टीमेटली कुछ 4000 के अराउंड आंसर मिलेगा इन जूल। दैट मीन्स ये आप ऐड करके देख लीजिएगा, अप्रोच मैंने आपको सिखा दी है। जो आप इसको चेक करेंगे आपको अल्टीमेटली माइनस का 4183 दैट इज ऑप्शन 2 करेक्ट होता मिलेगा। ठीक है, आपका ये छोटा सा काम रहेगा कि आप इनको ऐड करके देख लीजिएगा, इसको आप लीटर बार में निकाल के और जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। सिमिलरली 2 के लिए है, सिमिलरली 3 के लिए है कि जूल में कन्वर्ट करके अल्टीमेटली यू कैन चेक द आंसर। अल्टीमेटली अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बता दिया कि आप इतना अबाउट आंसर रीच कर जाएंगे। दैट मीन्स ये नेगेटिव का आ रहा होगा, ठीक है, ये नेगेटिव का समवॉट आपको इस तरीके से आंसर मिलेगा। एग्जैक्ट बोले तो वो ऑप्शन बी है, दैट इज 4183। ठीक है, कर लेंगे इस तरीके से। आगे सुना देखो, अब ये क्वेश्चन आपके 2019 का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपसे गेट में पूछ रखा है, गेट 21 में, मतलब रिसेंट ईयर में आपसे ये चीज पूछी गई है। इंपॉर्टेंट रहता है इसलिए ये टॉपिक, क्योंकि आता ही आता क्वेश्चन है भाई। अब सुनना, अगर इसको आप रीड करोगे तो देखोगे अ रिवर्सिबल हीट इंजन एब्जॉर्ब्स 20 किलो जूल ऑफ हीट। तो यहाँ से नोटिस करना आपसे क्या बोला गया है, 20 किलो जूल, QH बोल रहे हैं आपसे, 20 किलो जूल में बोला है इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई है फ्रॉम सोर्स। तो मैंने लिखा TH, मैंने लिखा 500, मेरे पास में केल्विन है, मतलब हायर टेम्परेचर है ये वाला, एंड dissipates it at the reservoir at 400 Kelvin, that means TC मैंने लिया 400 Kelvin है। The efficiency of heat engine in percentage, किसमें पूछिए आपसे कि efficiency नीटा बता दीजिए किसमें, लेकिन ये आपको परसेंट में बताना है, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आराम से इजी क्वेश्चन था। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी की क्लास में मैंने सिखाया है कि नीटा को आप डिफाइन करते हो 3 फॉर्मूले से। पहले कि वर्क डन, सिंपल कि वर्क डन अपॉन में QH, राइट। दूसरी तरीके से डिफाइन करते हो कि नीटा इक्वल्स टू QH अपॉन में QC, सॉरी QH माइनस में QC अपॉन में QH, राइट। और तीसरा जो आप नीटा को डिफाइन करते हैं वो टेम्परेचर के टर्म्स में कि TH माइनस TC अपॉन में TH। बताइए, इसी तरीके से सिखाया है ना मैंने। अब देखना, बस यही चीजें लग रही हैं और इसको परसेंट में रखना है, तो इंटू 100 करके चलिएगा। बात आती है कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो सुनना देखो, आपको TH दे रखा है, TC दे रखा है और QH दे रखा है, आपसे नीटा पूछा गया है, तो आप एक काम करिए, आप पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, राइट। तो देखना इसमें आती हूँ मैं, इसको नेक्स्ट में यूज करती हूँ। मैंने यहाँ से एक बात बोली कि जो नीटा है वो एक्चुअली TH माइनस TC अपॉन में TH है मेरे पास में, राइट। जो मेरे पास TH है, हायर टेम्परेचर है, वो 500 केल्विन है। जो लोअर टेम्परेचर है वो कितना 300 केल्विन था, 400 केल्विन है, राइट। और हायर टेम्परेचर नीचे पुट करना है तो मैंने 500 लिख दिया, सही है इतना। ये मेरा नीटा आ रहा है यहाँ से। अब देखना, ये हुआ 100 अपॉन में 500, राइट। और एफिशिएंसी तो पूछी थी आपसे, अरे ये तो यही सॉल्व हो रहा है कि इंटू 100 कर दो, तो बस कुछ करना ही नहीं है। यहाँ से आप इसे बोल सकते हैं ये कैंसिल हुआ, ये बच गया 1/5 इंटू 100, और ये आंसर आपका परसेंट में आ रहा है, राइट। कुछ भी नहीं था, यहाँ से आप इसको कैंसिल करके 20% आंसर बता सकते हैं, ये आपका हो गया नीटा। बताइए भाई,
आई होप आपको क्लियर होगा ये कैसे किया मैंने। कुछ भी नहीं, आपको बस सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करना था, TH माइनस TC अपॉन TH। यही क्यों किया, क्योंकि मेरे पास में QH है, तो QH वाला यूज करती हूँ तो फिर QC नहीं है, राइट। इसलिए ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें सारी वैल्यू आपको गिवन हो। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करा जिसमें सब कुछ मुझे गिवन था। नीटा ऑल तो मैं QH QC से भी निकाल सकती थी, लेकिन QC नहीं था, राइट। ऐसे करके मैंने सिंपली आंसर निकाला और मुझे करेक्ट आंसर इसका 20% तक मिलता है, राइट। ये आपका गेट 21 का क्वेश्चन था। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। सारी की सारी अप्रोचेस, सारे के सारे तरीके की क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैंने आपको करवाई हैं, राइट। कि क्वेश्चन इन तरीके से, इन टॉपिक से ऐसे पूछा जाता है, राइट। एक चीज बचती है यहाँ पे ग्राफ वाली, कि जब कार्नोट इंजन पे ग्राफ आता है तो ग्राफ में क्या चीज पूछी जाती है, राइट। आज का ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट मैंने क्लियर करे हैं। बहुत सारे आपके पॉइंट्स, जिन जिन तरीके से आपसे कार्नोट इंजन से, कार्नोट साइकिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेदर इट इज अ न्यूमेरिकल, वेदर इट इज अ थियोरटिकल क्वेश्चन, वेदर इट इज समवॉट ऑन ग्राफ, वो सब कुछ मैं लेके यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। आई होप आप ये अप्रोचेस रेडी रखोगे फॉर एग्जाम, राइट। अब सुना देखो, इसके बाद में लास्ट एक बार बात करते हैं ग्राफ की, और इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपसे लेती हूँ ये वाला, दैट मीन्स IIT JAM 2011 में ये चीज पूछी गई थी। होपफुली ये CSI नेट में कभी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको आनी चाहिए, राइट। सुनना देखो, इस क्वेश्चन पे भी आने से पहले ना आप ये सीखो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स फॉर दिस कार्नोट साइकिल कैसे बनाया जाता है, राइट। सुनना देखो, जरूरी नहीं है PV में ही बने, ये और में भी बन सकता है, तो वो सुनना। यहाँ लिख रही हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ फॉर कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल, राइट। सुनना देखो, तो देखो इसमें पहला टाइप का ग्राफ में स्टार्ट करती हूँ, जो आपसे पूछा गया है बिटवीन T एंड S, राइट। जो आपसे सबसे बेसिक चीज और होती है अदर देन P एंड V, वो आप ले सकते हैं T और S के बीच में, ठीक है। तो देखना, इसे ड्रॉ करती हूँ फिर समझाती हूँ ये कैसे बनाया है। देखो इस तरीके से मैंने इसे ड्रॉ किया, और यहाँ से मैं एक बात बोल रही हूँ कि यहाँ पे मैंने T ले लिया, यहाँ पे मैंने एंट्रोपी S ले लिया। अब सुनना देखो, सबसे पहली चीज आती है, जब आप कार्नोट साइकिल देखते हो ना, तो सबसे पहला स्टेप जो हम चलते हैं वो एक्चुअली रिवर्सिबल, आपको ये पता होना चाहिए, और आज की क्लास देखी है तो पता होगा कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन से हम लोग चलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, राइट। इसके बाद में आगे जाके बात होती है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन की, और इसके बाद में लास्ट में बात होती है रिवर्सिबल एडियाबैटिक किसकी, कंप्रेशन की, राइट। इस तरीके से पहले आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक लेके हम इसे ओवर करते हैं। पहले दो स्टेप आप एक्सपेंशन के रखते हैं, फिर आप कंप्रेशन करते हैं। अभी आज ही की इस लेक्चर में पीछे मैंने करवाया ही कि कार्नोट साइकिल एक्चुअली किन प्रोसेस से डिफाइन होती है। अब सुनना, ये आप प्रोसेस लेते हैं, लेकिन अगर ये बन रहा है ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड एंट्रोपी के बीच में, तो क्या करना है, सुनना। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस ही जब होता है, तो मैंने मेरे लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज समझाई है कि इट मीन्स डेल्टा T, दैट मीन्स टेम्परेचर का जो DT है, चेंज इन टेम्परेचर है, वो फिर कैसा जाता है, जीरो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। इट मीन्स डेल्टा U भी जीरो होता है, इट मीन्स एंथैल्पी चेंज भी जीरो होता है। ये तीनों के तीनों चेंजेस ही कैसे रहते हैं भाई, जीरो रहते हैं फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मैंने आपको ये चीज अच्छे समझाई है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ही आप बोल सकते हो डेल T जीरो, डेल H जीरो, डेल U जीरो, राइट। अब सुनना, अगर ये जीरो है, एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन आप DS को, दैट मीन्स एंट्रोपी चेंज को, तो जीरो नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे कि एंट्रोपी एक्सपेंशन में कैसी होती है, इंक्रीज होती है। तो हमें करना क्या है मैम, DT जीरो है, इट मीन्स टेम्परेचर को तो कांस्टेंट शो करना है और एंट्रोपी को इंक्रीज शो करना है, राइट। तो इसको मैं देखना कैसे बनाऊंगी। मैंने बोला यहां से मैं अगर इसको ऐसे बनाती हूँ, राइट, अगर मैं इसे इस तरीके से बनाती हूँ, और एक बात बोलती हूँ कि इस तरफ में टेम्परेचर, तो अगर आप इसको डॉटेड पीछे लेके आएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा टेम्परेचर, तो देखना टेम्परेचर तो पीछे लेके आओ, कांस्टेंट है कि कांस्टेंट एक ही वैल्यू है टेम्परेचर की, लेकिन एंट्रोपी इस तरफ में नीचे इस एक्सेस पे एंट्रोपी है, तो वो तो इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल सही है। तो मैंने बोला ये इस तरफ से गया, ऐसे गया,
अब सुनना दूसरी बात, अगर मैंने सेकंड बात की आपसे इसमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, तो एक बात बोलेंगे, जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है, जो टेम्परेचर है, जो एंथैल्पी है, ये सब तो कैसे होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो मतलब अगर बात करते हो एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, इट मीन्स एंथैल्पी भी, इट मीन्स टेम्परेचर भी कैसा रहता है, डिक्रीज रहता है। तो मुझे क्या शो करना है कि भाई एडियाबैटिक अगर एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो आपकी ये वाली वैल्यूज कैसी रहेंगी, डिक्रीज रहेंगी। टेम्परेचर से मतलब है, अभी तो हमें इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी तो है ही नहीं, तो मैंने बोला टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है एंट्रोपी का, फॉर्मूलों का, तो आपको एंट्रोपी के जब हम फॉर्मूले आगे पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हम बोलते हैं एंट्रोपी कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो यहाँ से मैंने बोला डी एस जो एंट्रोपी चेंज है वो तो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा, मीन जीरो आएगा। तो एस एंट्रोपी कैसी हुई, कांस्टेंट हुई, राइट। ये आगे एंट्रोपी में हम ये चीज देखते हैं कि इट मींस यहाँ से एंट्रोपी तो रखनी है कांस्टेंट और इसको टेम्परेचर को करना है डिक्रीज। तो इसको किस तरीके से बनाऊं, क्या मैं इसको इस तरीके से बना सकती हूँ, अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो मैं एक बात बोल सकती हूँ यहाँ से कि इसमें जब आप इस तरीके से इसको नीचे प्लॉट करेंगे तो बोलेंगे एंट्रोपी तो एक ही है, कांस्टेंट है, और टेम्परेचर डिक्रीज दिखाने के लिए इसको एरो को ऐसे दिखा देते हैं कि टेम्परेचर हो रहा है डिक्रीज। बिल्कुल सही है। अब सुनना देखो, इसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ आइसोथर्मल कंप्रेशन की, तो बोलूंगी कंप्रेशन हो रहा है, तो सबसे पहली बात समझ में आ रही है कि एंट्रोपी तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही होगी। कैसी हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। ऑब्वियसली जो सबसे पहला पॉइंट था वो मैंने बोला। आगे सुनना, आइसोथर्मल है तो मैम डी टी जीरो होगा, डी यू भी जीरो होगा और डी एच भी जीरो होगा। तीनों की तीनों चीजें कैसे रहेंगी, जीरो रहेंगी। मतलब टेम्परेचर को दिखाना है कांस्टेंट, एंट्रोपी को डिक्रीज दिखाना है। एंट्रोपी इस तरफ में बढ़ रही है तो इसको कैसे दिखाऊं, बोलूंगी एंट्रोपी को ऐसे दिखाती हूं। देखना, एंट्रोपी को अगर मैं इस तरीके से लेती हूं तो बोलूंगी एंट्रोपी तो डिक्रीज हो रही है। और कब डिक्रीज होगी, जब मैं एरो को ऐसे दिखाऊंगी कि एंट्रोपी डिक्रीज। और अगर बात करूंगी टेम्परेचर की तो बोलूंगी टेम्परेचर देखो इस एक्सेस पे कैसा है, कांस्टेंट है। बिल्कुल सही है। अब सुनना देखो आगे वाली बात। इसके बाद में अगर बात करते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन की, तो बोलेंगे एंट्रोपी तो जीरो ही रहती है, जैसे यहाँ पे बोली थी कि एंट्रोपी चेंज आपके एडियाबैटिक प्रोसेस में कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है, राइट। तो एंट्रोपी को रखना है कांस्टेंट। और टेम्परेचर की बात करूंगी तो बोलूंगी यहाँ पे टेम्परेचर के लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए या एंथैल्पी के लिए बोला जाएगा कि ये होते हैं इंक्रीज। कैसे रहते हैं भाई, इंक्रीज रहते हैं, राइट। ये चीज़ें हम पढ़ते हैं जब ये प्रोसेस को पढ़ाया जाता है, राइट। अब सुनना, इसके बाद में इसको मैं कैसे बना सकती हूँ, इस तरीके से बना सकती हूँ मैं इसे, राइट। इसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ और बोल सकती हूँ यहाँ से कि आपकी एंथैल्पी, एंट्रोपी तो रहनी चाहिए कांस्टेंट। ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा। देखना, आप जब इस एक्सेस पे आएंगे तो आपको दिखेगा एंट्रोपी तो हो रही है कांस्टेंट, की एक ही एंट्रोपी है, राइट। एंट्रोपी तो हो रही है कांस्टेंट, ऐसे एंट्रोपी तो जा रही है कांस्टेंट। और यहाँ से आप बोल देंगे कि टेम्परेचर तो हो रहा है इंक्रीज। तो जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो आपका टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये प्रोसेस पढ़ाती हूँ तब मैंने आपको बताया था। और नहीं बताया हो तो अभी आप ये जान लें कि ये सारी वैल्यूज एडियाबैटिक में आप बोलते हैं इंक्रीज होती है कंप्रेशन में और डिक्रीज होती है आपके इनमें एक्सपेंशन में, राइट। तो यहाँ पे मैंने डिक्रीज लिखा, यहाँ पे मैंने इन वैल्यूज को इंक्रीज बताया और बोला एडियाबैटिक कंप्रेशन में आपकी एंट्रोपी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो मैंने ऐसा वाला एरो बनाया ताकि एंट्रोपी इस एक्सेस पे आपको कांस्टेंट दिखे और टेम्परेचर इंक्रीज दिखे। तो ये मैंने टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में कर्व बना दिया आपका कार्नोट साइकिल का, राइट। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि एक्सेस मैंने उल्टे कर दिए, दैट मीन्स एंट्रोपी को यहाँ, टेम्परेचर को यहाँ ले लिया, तो क्या आएगा, तो भी आप बस इतना सा चेंज करना कि इनके एरोज को आप घुमा सकते हो उसमें, राइट। इनमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपसे एंट्रोपी सपोज करना, यहाँ रफ में बनाती हूँ थोड़ा सा, अगर आपसे इधर एस और इधर टी पूछ लिया तो सेम ग्राफ जाएगा, बस उसके एरोज बदल जाएंगे। इट मीन्स अब आपका कर्व कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, राइट। ये आप बना के भी देख सकते हो खुद से, इन्हीं हिंट पॉइंट से आप सारा कुछ ही फिर से रीड्रॉ कर सकते हो, आराम से आपसे बनेगा ये, राइट। तो टी एस को यहाँ, टी को यहाँ करके देख लीजिए, आपका इस तरीके से कोई ग्राफ आने वाला है, मतलब कर्व आने वाला है जहां पे बस आपको एरोज ही उल्टे दिखेंगे, वो इस तरीके से दिख जाएंगे, राइट। चलिए भाई, अगर एक चीज देखो, ध्यान देना, अगर यही चीज, ये तो टेम्परेचर में पूछ ली, अगर यहाँ पे स्लैश लगा के देखना, देखो अगर यहाँ पे मैं स्लैश लगा के बोलूं एच
U और T, तो क्या ये सही होगा क्या कि टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी तीनों को एक साथ में लेके एंट्रोपी के साथ, मतलब या तो इंटरनल एनर्जी हो जाए या एंथैल्पी हो जाए या टेम्परेचर हो जाए, इनका ग्राफ S के साथ, तो वो बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि जब वेरी करती है ना ये चीज़ें तो साथ में वेरी करती हैं। देखना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंथैल्पी बढ़ रही है, तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है। जब टेम्परेचर जीरो तो ये भी जीरो, तो ये भी जीरो। तो क्यों ना ये बोल दिया जाए कि जो कर्व आपने टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में देखा है वही आपको इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी, वही आपको एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में देखने को मिलने वाला है। बताइए, ये बात क्लियर है? तो यहां से एक ग्राफ से 3 ग्राफ कैंसिल होते हैं जो आराम से समझ में आते हैं, राइट। अब लास्ट आपका बचता है एक कर्व बिटवीन एंथैल्पी और टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर, राइट, कि इनके आपस में ही कभी कोई कर्व पूछ लिया तो कैसे बनाना है। सुनना, देखो, जब कुछ ऐसा आएगा ना तो आपको देखना कैसे बनाना रहेगा। सपोज करो आपसे ये मैंने पूछ लिया कि इस तरीके से, एक सेकेंड, इस तरीके से मैंने आपसे ये ड्रॉ किया और यहाँ पे बोला ये आपकी इंटरनल एनर्जी या फिर एंथैल्पी और यहाँ बोला टेम्परेचर है। अब क्या करना है? ठीक है, प्रोसेस वही रहने वाले हैं। प्रोसेस वही है कि पहला आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, राइट, एक्सपेंशन है। सेकंड आपके पास में रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, राइट। तीसरा आपके पास में रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है, राइट। और फोर्थ आपके पास में रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, राइट। इसी तरीके के आपके ये पॉइंट्स रहने वाले हैं। सुनना, वही पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स पे आपको देख के बात करनी है। पहले पॉइंट को लेके बात करोगे तो बोलोगे कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है तो इंटरनल एनर्जी भी और फिर आपकी ये एंथैल्पी, तीनों ही चीज़ें आपकी कांस्टेंट रहती है। तो हम कुछ ड्रॉ ही नहीं कर सकते। अगर फिर भी इसको ड्रॉ करना पड़ गया तो हम बोलेंगे फिर ये इस तरीके से हम कहीं एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं कि सारी चीज़ें ही कॉन्स्टेंट है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, कुछ और ड्रॉ हो ही नहीं सकता, राइट। अब सुनना, इसके बाद में अगर बात करती हूँ एडियाबैटिक एक्सपेंशन की तो बोलूँगी एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, इट मीन्स जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो तो हम बोलेंगे डिक्रीज होता है। इट मीन्स एंथैल्पी भी डिक्रीज, इट मीन्स ये इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होती है। कैसे दिखाए इस डिक्रीज को? तो क्या आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से? मैंने बोला अगर ये चीज़ इस तरीके से ड्रॉ कर दी जाए तो ये आपके डिक्रीज को शो करेंगी, बिल्कुल सही है। अब ऐसी लाइन ही क्यों शो करिए मैम, देखना अभी समझ में आएगा। इसके बाद में अगर आप कंप्रेशन की बात करते हो, मैंने लिया कि आप बात कर रहे हो आइसोथर्मल कंप्रेशन की, तो बोलोगे आइसोथर्मल है तो मैम dt भी जीरो, dh भी जीरो, du भी जीरो, मतलब तीनों चीज़ें कैसी रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। इट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने इनको दिखा दिया कि ये कोई पॉइंट मैंने मार्क कर दिया कि यहाँ पे तीनों चीज़ें कैसी हैं? कांस्टेंट है, राइट। अब बचा लास्ट में एक पॉइंट आपका कि अगर ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो क्या करना है? तो मैंने बोला एडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज, इसका मतलब एंथैल्पी इंक्रीज, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। कैसे दिखाए इस इंक्रीज को? तो इस इंक्रीज को क्यों ना यूं दिखा दिया जाए। तो पहले वाले पॉइंट को कैसे दिखाए? तो उस पॉइंट को क्यों ना ऐसे दिखा दिया जाए। जो आपने ये ड्रॉ किया था तो वो आपने सिर्फ एक डॉट ड्रॉ किया था, यहाँ पे एक डॉटेड पॉइंट से बताया था कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो उसको आपने ऐसे दिखाया। जो आपने डिक्रीज दिखाया तो आपने इस एरो से दिखाया कि ये डिक्रीज है। फिर से कांस्टेंट बोला तो एक डॉटेड पॉइंट से दिखाया, और फिर इंक्रीज बोला तो आपने ये एरो यूज किया कि ये इंक्रीज है। आई होप आपको ये बात मेरी बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी कि ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया है इसके बीच में और टेम्परेचर के बीच में, बोले तो इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी और टेम्परेचर के बीच में, विच इज अ कांस्टेंट लाइन, राइट। अब सुनना, देखो इसके बाद में बात, ये आपके सारे के सारे ग्राफ यहाँ पे सबका सब कवर होता है। अब एक क्वेश्चन जो इस तरीके का आया हुआ था, आपसे पूछ रहे थे कि एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में कौन सा कर्व बनेगा। नाउ यू कैन आंसर इट बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस। क्लियरली आपको चीज दिख रही होगी कि एक ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन बी, राइट। अब आपको बनाने की भी नीड नहीं है, जितने अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है आप एक इस वीडियो को आराम से पॉज करके सुन सकते हो दोबारा, अच्छे से आपको बातें समझ में आएंगी। मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं जितने भी आपके कार्नोट साइकिल से पूछे जाते हैं, राइट। चाहे वो जैम का हो, चाहे वो गेट या आपके नेट का, तो प्रायोरिटी पे है ही, राइट। इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इस लेक्चर में आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में बढ़िया तरीके से आई भी होंगी। इसे मैं इतना ही रख के बाइंड करती हूँ। आगे फिर से मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ मैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से लेके आऊँगी, आपको बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगी। आप भी इसमें बने रहिएगा और अच्छे से चीज़ें समझते रहिएगा और चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।